तो पीएमआई जनरली लोगों को क्या होता है कि इंडस्ट्री में कि बस चलो खाली पीएमआई कर लिया और हमने मशीन में देख लिया और क्लियर हो गया, तो ऐसा नहीं है। पीएमआई बहुत डेप्थ एक्टिविटी है। पीएमआई में क्वालिटी कैसे कंट्रोल करते हैं वो पूरा देखा जाता है। पूरा पीएमआई के आधार पे ही पूरा हमारा क्वालिटी बेस्ड है। एक बेस जो होता है वो पॉजिटिव मटेरियल आइडेंटिफिकेशन के ऊपर होता है, लेकिन बहुत सारे इंडस्ट्री में लोग ऐसे हैं कि उसको पता ही नहीं है। बस मुझे मेरे फ्रेंड ने बोला और मेरे रिलेटिव सॉरी ये मेरे सीनियर ने बोला इसके लिए मुझे ऐसे पीएमआई करना है। ऐसा नहीं है। कोड में कहाँ लिखा है भाई कि भाई पीएमआई हमको कैसे करना चाहिए, पीएमआई करने से हमको क्या फायदा है, वो सब चीज हमको देखना है। और देखो कुछ कुछ लोग यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्री से जुड़े होंगे। मैं आपको बोलता हूँ, एक जस्ट प्रेशर वेसल की बात करता हूँ। तो प्रेशर वेसल है, उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कंपोनेंट आते हैं। प्रेशर वेसल, डिसेंट, शेल, उसके ऊपर पैनल, कॉइल, उसके बाद हमारा हीट एक्सचेंजर के अंदर के बफेल, इंटरनल, आउटर, बहुत सारा रिक्वायरमेंट आता है प्रेशर वेसल खाली एक फील्ड में। पाइपिंग फील्ड है तो पाइपिंग में भी बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट पाइपिंग आती है। ट्यूबिंग है, ट्यूबिंग के अंदर का सिस्टम है, ट्यूब बेंडिंग का पीएमआई है, वो सब चीज हमको करना जरूरी है। लेकिन कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी है जो पाइपिंग इंडस्ट्री B31.3 के हिसाब से, प्रोसेस पाइपिंग के हिसाब से काम करती है। एएसएमई B31.3, एएसएमई B31.1 पावर पाइपिंग। तो वो सब के बारे में भी आज हम बात करेंगे। उसके बाद कुछ लोग ऐसे हैं कि जहां पे इंडस्ट्री में काम करते हैं, जैसे कि कोई पावर प्लांट है, कोई प्रोसेस प्लांट है, उसके अंदर हमको कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं करना है, लेकिन वो प्रोसेस कंडीशन में रनिंग पावर प्लांट है, रनिंग प्रोसेस प्लांट है, तो उसके बारे में भी हमको कैसे पीएमआई करना है वो हम आज एक एक पॉइंट डेप्थ में हम डिस्कस करेंगे। और देखो बहुत सारे लोग ऐसा होते हैं कि भाई पीएमआई कैसे होता है, खाली पता है उसको कि पीएमआई का मशीन आता है, जनरली ऐसे टाइप का मशीन आता है। मैं जस्ट पीएमआई का एक मशीन दिखा देता हूँ। यहाँ पे देख रहे हैं आप, ऐसा पीएमआई का मशीन है, हैंड टूल वाला। एक मिनट, थोड़ा लोड ले रहा है लेकिन आपको दिखेगा। देख रहे हैं आप, ऐसा बहुत सारे ऐसे मशीन टाइप है। उसको बोलते हैं एक्सरे फ्लोरोसेंट पीएमआई, और उसका दूसरा नाम है एक्सरे इमिशन एनालिसिस। और जनरली लोगों ने यही देखा है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है यही पीएमआई यूज हो। कभी कभी हमको कार्बन कंटेंट का जरूरत रहता है, कभी कभी हमको सल्फर, फॉस्फोरस, तो ये मशीन के अंदर नहीं दिखाता है। तो उसके बारे में भी आज हम पूरा डेप्थ में डिस्कस करेंगे। ओके, दूसरी बात कि हमको नट बोल्ट स्टड वो कैसे पीएमआई करना है भाई। हम लोगों को पता है कि यहाँ पे 1000 नट एंड स्टड पड़े हैं, तो उसका पीएमआई करना है कि नहीं करना है। हमको अंदर का ट्रे है जो कॉलम है, कॉलम मतलब मैं कोई यहाँ पे एक बीम की कोई बात नहीं कर रहा हूँ। कॉलम मतलब हमने कॉलेज लाइफ में देखा होगा कि भाई पेट्रोलियम निस्यंदन करके आता है, तो उसमें कॉलम रहता है, उसमें हीलियम, लिथियम ऐसा करके निकलते हैं, बोरॉन, सॉरी ये हमारा मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ऐसा करके निकलता है और लास्ट में हमको डार मिलता है। तो वो सब चीज हो गया कॉलम। तो बहुत सारी इंडस्ट्री, रिलायंस इंडस्ट्री सबसे ज्यादा कॉलम उसमें होता है। जो एनपीसीएल है उसमें कॉलम होता है, जो हमारा बीपीसीएल है उसमें कॉलम है, हमारा भटिंडा पंजाब में जो रिफाइनरी है, इंडस्ट्रीज है, वहां पे कॉलम ज्यादा रहते हैं। तो वो सब चीज के बारे में भी आज हम डिस्कस करेंगे कि उसमें भी पीएमआई करना है तो हमको कैसे करना है, उसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन पीएमआई का आज इंट्रोडक्शन देने से पहले थोड़ा 5-10 मिनट आपको लोगों को बोरिंग रहेगा, लेकिन मैं शॉर्ट बोलता हूँ कि थोड़े टाइम आप रुक जाइए, थोड़े टाइम के बाद आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आएगा। 5-10 मिनट रुक जाए, जैसे आपका एक्सेप्टेंस का है। लोगों को जनरली क्या होता है, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया जो रहता है ना, उसके ऊपर इंटरेस्ट है। भाई हमारा एग्जैक्ट लिमिट से बाहर आया तो हमको कैसे एक्सेप्ट करना है, कैसे रिजेक्ट करना है, उसके बारे में। लेकिन ये सब हम डिस्कस करेंगे आज। हमारे पास मैं मैक्सिमम ट्राई करेगा 1.5 आवर में खत्म हो जाए, लेकिन अगर नहीं खत्म होता है तो मैं 2 आवर्स में फिनिश करने का ट्राई करेगा। ओके, सबसे पहले स्कोप, पीएमआई क्यों करते हैं, क्या क्या इंडस्ट्री में कैसे कैसे ब्लास्ट, एग्जांपल के साथ कुछ कुछ ब्लास्ट होते हैं। अभी रिसेंटली कुछ एक कंपनी में ब्लास्ट हुआ, एमोनिया का फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ, रिसेंटली हमारे दहेज कंपनी में ब्लास्ट हुआ। तो वहां पे रूट कोज क्या होता है, क्या क्या हमसे मिस हो गया, इंस्पेक्टर इंजीनियर से क्या मिस होने की वजह से हमको ये वहां पे ये सब चीज हुआ, वो सब भी हम प्रैक्टिकल थोड़ा बात करेंगे। रेफरेंस, कौन से रेफरेंस से हम करेंगे उसके बारे में। उसके बाद रिक्वायरमेंट, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, और ये पीएमआई करने में कौन कौन रिस्पॉन्सिबल है, अगर नहीं हुआ तो हु इज रिस्पॉन्सिबल।
तो वो सब चीज के बारे में बात करेंगे। फिर कवरेज कितना लेना है, कभी कभी 10% लेना है, कोई ट्यूब है तो उसमें 5% लेना है, कोई नट बोल्ट लेना है, हेक्सागोनल नट है तो उसमें 5% लेना है। तो कैसे डिसाइड करेंगे कि कितना परसेंट हमको पीएमआई लेना है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। प्रोसीजर क्या होना चाहिए और हमारा जो पीएमआई करने वाला टेक्नीशियन है उसको क्या क्या पता होना चाहिए जनरली, उसके बारे में मेथड कैसा होता है। एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे कि भाई बेस मेटल में पीएमआई कितना एक्सेप्ट है और हमारा वेल मेटल में कितना एक्सेप्ट है, और रिजेक्शन अगर होता है तो उसमें क्या हमको एक्शन लेना है उसके बारे में, और हमारा इंस्पेक्शन और मार्किंग एंड कलर कोडिंग के बारे में हम बात करेंगे। ओके, तो आइए चलते हैं, आज हम स्टार्ट करते हैं पीएमआई। ओके, सबसे पहला है स्कोप। तो देखो, ये आज मैं जो प्रोसीजर लेके आज आपके साथ बात कर रहा हूँ, तो ये प्रोसीजर एक स्ट्रिंज प्रोसीजर में लेके बात कर रहा हूँ, जनरल एवरी इंडस्ट्री के रिगार्डिंग बात कर रहा हूँ। लोगों का प्रोसीजर डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। कोई आपको एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट है तो वो प्रोजेक्ट का आपको पीएमआई अलग से वो रिक्वायरमेंट आपका स्पेसिफिकेशन में दिया है तो वो आपको दे सकता है। लेकिन मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ एक आइडियल कंडीशन की बात कर रहा हूँ, एक स्टैंडर्ड कंडीशन की बात कर रहा हूँ। ऐसा होना चाहिए। इसके बाद में आपको स्पेसिफिकेशन सबसे पहले फॉलो करना है, बाद में यह प्रोसीजर आप देखेंगे तो ठीक है, लेकिन स्पेसिफिकेशन सबसे पहले आपको कस्टमर को सेटिस्फाई करना है। कस्टमर जो बोलता है वैसे करना है। ओके ओके, कुछ लोग प्लीज सर म्यूट कर दीजिए ताकि हम लोग आगे बढ़ सके। कुछ कुछ आवाज आ रही है इसी की वजह से। ओके, स्कोप, दिस स्टैंडर्ड इज डिफाइंड for the minimum mandatory requirement for positive material identification of pressure retaining alloy material component, flange bolting, weld and weld overlay cladding। मतलब ये जो प्रोसीजर स्पेसिफिकेशन है, एक्चुअली ये स्पेसिफिकेशन की बात कर रहा हूँ, ये स्पेसिफिकेशन है वो फ्लैंज बोल्टिंग में कैसे पीएमआई करना है, वो मटेरियल के कंपोनेंट के बारे में, प्रेशर रिटेनिंग जो अलॉय एलिमेंट है उसके बारे में, और वेल्ड में कैसे पीएमआई करना है उसके बारे में, वेल्ड ओवरले और क्लेडिंग में कैसे पीएमआई करना है उसके बारे में ये डिस्क्राइब करता है। ये स्टैंडर्ड में एग्जांपल के तौर पे लिया हूं, अगेन मैं बोल रहा हूं, ठीक है। It is intended to ensure that the nominal component, it is intended to ensure that nominal component of the alloy component composition of the alloy component and associated weld has been correctly supplied in installed as specified and minimize the risk of component failure of the release of hazardous toxic liquid and vapor। कभी कभी क्या होता है, ये हम जो है मिनिमम रिक्वायरमेंट इसके लिए ले रहे हैं, पीएमआई हम इसके लिए कर रहे हैं ताकि हम लोगों को कुछ गलत लगा दिया है रनिंग हमारा फैब्रिकेशन के टाइम पे, हमारा मैन्युफैक्चरिंग टाइम पे कुछ गलत हो गया है तो वो जो है वो पीएमआई में पकड़ेंगे, ताकि अगर चलो पीएमआई में नहीं पकड़ा तो क्या होगा। एग्जाम्पल के तौर पे उसके अंदर नाइट्रोजन पास होने वाला था वो लाइन में, वो लाइन साला एसएस का रहना था लेकिन हमने यूज कर लिया अलॉय स्टील का। तो क्या होगा, अलॉय स्टील जब वो पाइप है या वो मेटल है वो ऑन रनिंग कंडीशन में जाएगा तो नाइट्रोजन का टेम्परेचर जनरली बहुत माइनस रहता है, -50 डिग्री -100 डिग्री तक रहता है। अगर अलॉय स्टील में वो -100 डिग्री वाला वो पास हुआ तो तुरंत वो पाइप फट जाएगा, बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होगा, बहुत सारे लोग एक्सपायर भी हो सकते हैं। तो हम लोग अगर वहां से ही पीएमआई कर लेते हैं पहले से ही कि हाँ हम लोगों का एज पर ड्राइंग हमारा अलॉय स्टील नहीं यूज करना था, वहां पे एसएस करना है, आपने हमको गलत मटेरियल दिया, तो ऑन द स्पॉट आप बोल सकते हैं। जब लगाने के बाद आपको पता नहीं चला और रनिंग कंडीशन में चला गया, उस टाइम पे ब्लास्ट होगा तो वो इज रिस्पॉन्सिबल। रिस्पॉन्सिबल इज द क्वालिटी इंस्पेक्टर, क्वालिटी इंजीनियर, इंस्पेक्शन इंजीनियर, थर्ड पार्टी इंस्पेक्टर, पीआईडी, वो सब लोग रिस्पॉन्सिबल है। इसके लिए आपको पीएमआई करना है, और वो क्यों करना है, मिनिमाइज द रिस्क ऑफ कंपोनेंट फेलियर, आपको कंपोनेंट फेल ना हो जाए उसी की वजह से आपको पीएमआई करना है कि एक्चुअली हमको जो चाहिए था वही लगाया है या फिर अलग लगाया है। अगर आपको जो परचेज ऑर्डर में दिया है वही लगाना था तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन कुछ गलत लगा दिया। देखो कुछ कंपनियां ऐसी होती है, एक अगेन एग्जांपल देता हूं, 316L लगाना था मुझे मटेरियल, 316L एसएस का स्टेनलेस स्टील का 316L लगाना था, लेकिन मैन्युफैक्चरर क्या सोचेगा कि मुझे कम कॉस्ट लगे, इसकी वजह से एक काम करता हूं, किसको पता है कोई देखने वाला नहीं है, मैं 316H लगा देता हूं। तो L और H में बहुत डिफरेंट है। अगर आपने
एच लगा दिया तो प्रॉब्लम ये होगा यहाँ पे कि हमारा जो मटेरियल है कुछ माइनस कंडीशन में या फिर कुछ कोरोजन की वजह से ब्लास्ट होने का चांसेस है। समझ रहे हैं ना, वेल डीके होने का चांसेस है रनिंग कंडीशन में। उसी की वजह से हम लोगों को पीएमआई में हम पता कर लेंगे कि हाँ हमने 316H है, यहाँ पे तो हमको L चाहिए था, आपने गलत मटेरियल दिया, ऑन द स्पॉट हम बोल सकते हैं कि भाई सर ये इसको रिप्लेस करिए, ये नहीं चलेगा, ये गलत लगाया हुआ है, एज पर ड्राइंग नहीं है, तब हम पकड़ सकते हैं। एक मैं प्रोजेक्ट किया था कुछ एक साइट के लिए, तो वो साइट में हमको 304 एल लगाना था, लेकिन हम लोगों को सभी पूरा प्रेशर वेसल बना दिया, ओनली एक प्लेट सिंगल 1 फीट बाय 1 फीट का एक प्लेट सिंगल वो 304 एच का दे दिया। अब सोचो कितना ब्लंडर मिस्टेक, अगर वो पीएमआई में हमने नहीं पकड़ा होता तो ऑन जॉब में लग गया होता और ऑन रनिंग कंडीशन में वेल डीके होके वो फट गया होता तो वो इज रिस्पांसिबल। तो हम लोगों को पीएमआई करना बहुत जरूरी है, मेरा कहने का मतलब यही है और कोई नहीं। ओके, यहाँ पे कौन कौन से हम कोड कवर करने वाले हैं, सेक्शन 2 एबीसी में कौन कौन सा रिक्वायरमेंट है वो एएसएमई बी 16.20, एएसएमई बी 31.3 पावर पाइपिंग का है वो, एएसएमई बी 31.3 जो केमिकल प्लांट फॉर प्रोसेस पाइपिंग के लिए है वो, उसके बाद में एएसएमई 31.4, एएसएमई 31.8 और एएसटीएम 751 और आईएसओ 901, ये सब चीज कवर करके हमने ये स्टैंडर्ड बनाया है, तो उसके हिसाब से हम आज बात करेंगे। ओके, अभी हम लोगों को कौन कौन सा रिक्वायरमेंट है पीएमआई में, कैसा हमको पीएमआई करना है उसके बारे में बात करते हैं। जनरल रिक्वायरमेंट, द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस स्टैंडर्ड शैल बी अप्लाई बोथ न्यू एंड रिपेयर एंड रिप्लेस अलॉय। देखो आप जो नया लगाते हैं कोई भी हमारा मटेरियल मेटल, तो उसमें आपको पीएमआई करना है, आपने रिपेयर किया है तब आपको पीएमआई करना है, आप रिप्लेसमेंट कर रहे हैं कोई अलॉय मटेरियल का या फिर कोई एसएस का, तो उसमें भी हमको जनरली पीएमआई करना है। सर प्लीज गल्फ एनडीटी साइड से एडमिन है सर, प्लीज आप थोड़ा म्यूट कर दीजिए, आपका आवाज थोड़ा आ रहा है। ओके, तो हम लोगों को पता चला न्यू, रिपेयर और रिप्लेसमेंट करते हैं, वो सबका हमको पीएमआई करना जरूरी है। ओके, आगे बढ़ते हैं। उसमें क्या क्या है, रिक्वायरमेंट अप्लाई फॉर शॉप, फील्ड फैब्रिकेशन एंड प्लांट। ऐसा नहीं है कि खाली शॉप में पीएमआई कर दिया तो फील्ड में हमको नहीं करना है, यहाँ पे भाई लिखा है भाई फील्ड में भी आपको पीएमआई अटेंड करना है, आपको प्लांट के अंदर भी पीएमआई अटेंड करना है, ठीक है। कभी कभी लोग ऐसा सोचते हैं कि खाली शॉप में ही पीएमआई होता है, भाई ऐसा नहीं है, शॉप में भी तो होता ही है, फील्ड में भी होता है, प्लांट में भी होता है, अगर जरूरत पड़ी तो बाहर कोई भी रिक्वायरमेंट है अलग से तो वहां पे भी होता है, पीएमआई करना जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। The testing method outline of this standard as intended establish the conflict confirmation material specification, यहाँ पे इतना ये जरूरी नहीं है, इसके लिए आगे बढ़ते हैं। PMI testing shall be performed at the point in time that ensure the proper alloy material have been used in fabrication and identifiable assembly। देखो PMI हमको परफॉर्म करना है ऑन टाइम, जब फेब्रिकेशन होता है उस टाइम पे, जहां पे आइडेंटिफिकेशन नहीं है वहां पे भी, जहां पे आइडेंटिफिकेशन है वहां पे भी हमको पीएमआई अटेंड करना है। दिस इज ड्यूरिंग फेब्रिकेशन इमीडिएटली प्रायर टू द फेब्रिकेशन। आपको फेब्रिकेशन जैसे ही हो गया प्रायर आपको चेक करना है, ऐसा नहीं है कि फेब्रिकेशन हो गया फिर 2-3 महीने पड़ा रहा, हमको जरूरत नहीं था इसके लिए नहीं किया, ऐसा नहीं, जैसे ही फेब्रिकेशन हुआ आपको पीएमआई करना है। टाइम लिमिट नहीं दिया है कोई भी कोड में, लेकिन प्रायर टू द फेब्रिकेशन, आप जैसे ही फेब्रिकेशन करते हैं उससे फेब्रिकेशन से पहले या ड्यूरिंग फेब्रिकेशन में आपको पीएमआई चेक करना है। Although manufacturer quality control is important, issuing the testing performance, manufacturer supplier raw material or loose component is not considered PMI testing। कभी कभी क्या होता है, लूज कंपोनेंट जो रहता है, स्टेनलेस स्टील है, वो एकदम नट बोल्ट है, एग्जांपल के तौर पे नट बोल्ट बहुत सारे हैं स्टेनलेस स्टील के पड़े हैं, तो वो जो लूज कंडीशन में पड़े हैं और हमने ऑन प्लांट में नहीं लगाया है तो वो पीएमआई हम वहां पे करते हैं तो वो नहीं गिना जाएगा, लगाने के बाद हमको करना है, समझ रहे हैं ना। ओके, एजम्पशन, कुछ पीएमआई हमको कुछ चीज का हमको पीएमआई नहीं करना है, वो कौन कौन सी चीज है जिसका हमको पीएमआई नहीं करना है, तो देखिए नॉन प्रेशर कंपोनेंट को हमको करने का जरूरत नहीं है। देखो ये मैं बात कर रहा हूँ एक स्पेसिफिकेशन के बारे में कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि नहीं जरूरत है, अगर आपका स्पेसिफिकेशन में लिखा है नॉन प्रेशर कंपोनेंट का करना है तो आपको करना पड़ेगा,
ठीक है, लेकिन आपको जरूरत नहीं है, नॉन प्रेशर कंपोनेंट का जरूरत नहीं है, और कंपोनेंट मेड फ्रॉम कार्बन स्टील, कास्ट आयरन एंड फिलर मेटल फॉर वेल्डिंग कार्बन स्टील एंड एक्सेप्शन नॉट बिलो। अब यहाँ पे कार्बन स्टील का जो कार्बन आयन है उसका, फिलर मेटल कार्बन स्टील का है उसका करने का कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, दूसरा भी यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन दिया है। ड्यूरिंग द इंजीनियरिंग रिव्यू ऑफ प्रोजेक्ट प्रपोजल preclude alloy substitution, selected PMI requirement may be adopted from the certain carbon steel component and weldment by agreement of the proposed organization and chairman of the material and corrosion control standard committee। हाँ, तो ये कोरोजन स्टैंडर्ड कमेटी मतलब आप ऐसा समझ लीजिए, आपका मैनेजमेंट डिसाइड करता है कि हाँ ये कार्बन स्टील में करना है तो आपको करना पड़ेगा। अगर आपका मैनेजमेंट बोलता है कार्बन स्टील में जरूरत नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेट श्योर सर्विस रहता है, जो लोग वेट श्योर सर्विसेज उसमें आपको करने का जरूरत नहीं है पीएमआई। ओके, दूसरा द कंपोनेंट मिक्सिंग ऑफ द कार्बन स्टील एंड अलॉय कंपोनेंट एंड फाइबर मेटल ऑन जॉब साइट, उसमें भी आपको करने का जरूरत नहीं है। पोटेंशियल कैटास्ट्रोफिक फेलियर में आपको करने का जरूरत नहीं है। ओके, दूसरा आपका रोटेटिंग इक्विपमेंट है, रोटेटिंग इक्विपमेंट का इंटरनल जो है उसमें भी आपको करने का जरूरत नहीं है। कभी कभी सील एंड ल्यूब, ऑयल एंड कूलिंग, वाटर स्ट्रीम एंड इक्विपमेंट ऑफ पाइपिंग रहता है, उसमें भी आपको करने का जरूरत नहीं है। वाल्व में भी आपको प्रेशर रिलीफ वाल्व का इंटरनल है, उसमें आपको करने का जरूरत नहीं है। कुछ B31.3 का डी कैटेगरी सर्विसेज है। कभी कभी क्या होता है, डी कैटेगरी सर्विस किसको बोलते हैं? जो ह्यूमन टिश्यू के ऊपर इफेक्ट ना करे, हमारे बॉडी में कोई प्रॉब्लम ना हो, जो हमें स्मेल ना आए, वैसा जो प्रोसेस है, वैसा आपका मटेरियल है। एग्जांपल के तौर पे आपको वाटर हमारे बॉडी पे पड़ेगा तो हमको ह्यूमन टिश्यू पे ऊपर हमारे बॉडी पे कोई इफेक्ट नहीं करेगा। वाटर स्मेल वाला भी नहीं है, ठीक है, उसमें स्वाद भी नहीं आता है, तो उसको डी कैटेगरी बोलते हैं। ठीक है, तो वैसे कैटेगरी में आपको करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, ओके, डी कैटेगरी में आपको और उसकी इक्विवेलेंट है उसमें भी आपको पीएमआई करने का जरूरत नहीं है। इंस्ट्रूमेंट ट्यूबिंग, कुछ इंस्ट्रूमेंट रहता है उसके ट्यूबिंग रहती है, उसमें भी आपको करने का जरूरत नहीं है। इंस्ट्रूमेंटेशन फिटिंग्स, इंस्ट्रूमेंटेशन जो फिटिंग्स रहता है, कभी कभी क्या होता है कुछ इंस्ट्रूमेंट फिटिंग एसएस के रहते हैं। हाँ, रिक्वायरमेंट है, आपका प्रोसीजर में स्पेसिफिकेशन में बोला है तो करो, लेकिन आपको जरूरत नहीं है। ओके, इंस्ट्रूमेंट फिटेड विथ आइसोलेटेड डबल ब्लॉक एंड ब्लेड वाल्व, उसमें भी आपको करने का जरूरत नहीं है। हीट ट्रेसिंग ट्यूबिंग, उसमें भी करने का जरूरत नहीं है। स्टीम स्ट्रैप कहाँ लगता है? पाइप के ऊपर में स्टीम स्ट्रैप लगता है, पाइप के जस्ट ऊपर में, तो उसमें भी आपको करने का जरूरत नहीं है। स्ट्रेनर क्या होता है? जनरली कास्टिंग होके आता है, ऑलरेडी हमारा कास्ट मटेरियल से ही आता है, ऑलरेडी मैन्युफैक्चरर एक सीधा साधा जैसे हमारा एक क्लियर बना के ही देता है, तो उसमें भी आपको करने का जरूरत नहीं है। और कुछ सर्विसेज है, उसमें भी कौन कौन सी सर्विस है उसमें आपको करने का जरूरत नहीं है, तो क्या फ्लेमेबल है। ठीक है, हमने बोला कि नॉन फ्लेमेबल जो है उसमें जो डी कैटेगरी आता है वो नॉन फ्लेमेबल है, उसमें आपको करने का जरूरत नहीं है। लेकिन कुछ फ्लेमेबल मटेरियल है जो वेपोराइज नहीं होने वाला है, उसका लोकेशन बहुत दूर दूर तक है, वैसे भी मटेरियल में अगर आप नहीं करेंगे तो चलेगा। सर्विस दैट आर पोटेंशियल हार्मफुल ऑफ ह्यूमन टिश्यू, हार्मफुल टू ह्यूमन टिश्यू बट आर लोकेटेड इन रिमोट एरिया। देखो, कुछ मटेरियल ऐसे, सल्फ्यूरिक एसिड एग्जाम्पल के तौर पे, तो सल्फ्यूरिक एसिड जहां पे जो पाइप के अंदर पास होने वाला है वैसा पाइप है, उसमें वो क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड हमारे बॉडी में हार्मफुल भी है, हमारी बॉडी के ऊपर पड़ेगा तो हमें हॉल भी कर देगा हमारी बॉडी में, हमें ब्लड भी निकलेगा, तो हमारे ह्यूमन टिश्यू के ऊपर इफेक्ट करता है। तो वैसी कंडीशन में, लेकिन वो रिमोट एरिया में होना चाहिए, ऐसा नहीं कि हमारा चलो वो कंडीशन में एक सिटी है उसके अंदर वैसा प्लांट है तो उसमें आपको करना पड़ेगा। वो रिमोट एरिया, सिटी मतलब रिमोट एरिया नहीं गिना जाएगा। अब डेजर्ट है, डेजर्ट में वही प्लांट है तो वहां पे आपको करने का जरूरत नहीं है, लेकिन वही प्लांट अगर आपका सिटी एरिया में रहता तब आपको जरूरत था। यहाँ पे क्लियर लिखा है, सर्विस दैट आर पोटेंशियली हार्मफुल एंड ह्यूमन टिश्यू बट आर लोकेटेड इन रिमोट एरिया, बहुत दूर है हमारा। कोई रिमोट एरिया किसको बोलते हैं? बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, रिमोट एरिया किसको बोलेंगे? तो रिमोट एरिया जहां पे मैन नहीं है, जहां पे कोई एनिमल नहीं है,
वैसे एरिया में एनिमल होते हैं, कभी कभी कुछ रहते हैं एनिमल, कभी कभी कुछ मैन भी वहां जाते हैं, वैसी कंडीशन जो रहती है वो एरिया रिमोट एरिया, अगर सिटी में उसको प्लांट को डालेंगे और वहां पे आप पीएमआई नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम आपको करना पड़ेगा। ओके, assumption services are but not necessarily limited in content following, कुछ जरूरत ऐसा नहीं है कि आपको नहीं करना है, आपका स्पेसिफिकेशन में दिया है तो करना पड़ेगा। डिस्टिलेट प्रोडक्ट लाइन एंड फ्रॉम द स्टोरेज एंड लोडिंग, तो उसमें भी आपको करना जरूरी है। टैंक फॉर्म पाइपिंग में भी आपको करना जरूरी है। ऑफ साइड एसिड एंड कोटेशन, ऑफ साइड में भी आपको जरूरत नहीं है। तो जरूरत किस किस में है उसके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। एक मिनट, ऊपर का कोई मिस नहीं हो गया ना हमसे? ओके, अभी हम आगे बढ़ते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी, अभी ठीक है, हम आगे बात करेंगे कौन कौन से जरूरत है उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन अभी हमने ऊपर डिस्कस किया उतने में आपको जरूरत नहीं है। स्पेसिफिकेशन में दिखाया है कि इसका करना पड़ेगा तो करना पड़ेगा, लेकिन अगर जरूरत नहीं है तो नहीं करना। रिस्पॉन्सिबल, तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो है, new project, for all new project management or the designated representative shall be responsible to ensuring the proper PMI scope, program and procedure are developed as per the standard PMI testing is performing by the equipment manufacturer and fabricator is applicable prior to the equipment installed startup। मतलब कोई भी नया प्रोजेक्ट आप डाल रहे हैं कोई, तो उसमें पीएमआई करवाने का जिम्मेदारी, वो पूरा स्कोप बनाने का जिम्मेदारी, उसका प्रोग्राम बनाने का जिम्मेदारी, उसका प्रोसीजर बनाने का जिम्मेदारी, उसका स्पेसिफिकेशन बनाने का जिम्मेदारी, वो सब चीज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का है, क्वालिटी इंजीनियर का नहीं है। यहाँ पे ये सब चीज आपको याद रखना है। क्वालिटी मैनेजमेंट को, क्वालिटी वाले को तो जस्ट क्या करना है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में जो स्पेसिफिकेशन दिया है उसको फॉलो करवाना है, वही हमको हमारा स्कोप है। लेकिन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का क्या स्कोप है कि उसको प्रोसीजर बनाना है, स्पेसिफिकेशन बनाना है, ड्राइंग के हिसाब से उसको हमको देना है, स्टैंडर्ड हमको पीएमआई कैसे फॉलो करना है वो भी देना है। और हमारा इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है, वो जब प्रोडक्ट बनाता है उस टाइम पे भी उसको हमको क्लियर कट करके देना पड़ेगा पीएमआई, वो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। मैन्युफैक्चरर जो है, जो फैब्रिकेटर है, उसी को जरूरत है, मतलब उसी को पीएमआई करने का है और हम लोगों को विटनेस करना है, क्वालिटी इंस्पेक्टर, थर्ड पार्टी, फ्रीलांसर, उन सबको। ओके, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज नॉर्मली सपोर्टेड बाय द प्रोजेक्ट इंस्पेक्शन एंड वेंडर इंस्पेक्शन। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जनरली हम लोगों को सपोर्ट करता ही है, ऐसा नहीं है कि नहीं सपोर्ट करता है, तो उसके हिसाब से, गाइडेंस के हिसाब से जाना है। वेरिफिकेशन कवरेज, अभी हमने देखा कि किस किस में जरूरत नहीं है, अभी जरूरत किस में है हमको, पीएमआई किस किस में हमको करना है, तो उसके बारे में बात करते हैं। द पीएमआई प्रोग्राम कवर द फॉलोइंग, अलॉय मटेरियल है उसमें आपको पीएमआई करना जरूरी है, ठीक है। ओके, वो मैं पूरा बोलेगा कि ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे अलॉय मटेरियल मतलब बोल दिया तो खत्म बात हो गया। यहाँ पे मैं इसमें क्या क्या जरूरी है, क्रोम, मेली, मोनी, सब चीज का रिक्वायरमेंट क्या क्या होता है अलॉय में, वो सब चीज डिस्कस करेगा। शॉप में कितना करना है, फील्ड में कितना, वो भी बात करेगा। लेकिन हम लाइन बाय लाइन जाएंगे तो मुझे भी एक थोड़ा आइडिया रहेगा, ऐसे हमको फॉलो करना है। अलॉय मटेरियल में हमको करना जरूरी है। शॉप एंड फील्ड फेब्रिकेशन जो रहता है वहां पे प्रेशर रिटेनिंग कंपोनेंट है। देखो, शॉप में हो या फील्ड में हो, लेकिन प्रेशर रिटेनिंग कंपोनेंट जो है उसमें हमको पीएमआई करना जरूरी है। उसमें क्या क्या, बेस मेटल, वेल्ड मेटल और क्लेडिंग, उसमें भी हमको पीएमआई करना है। ओके, मटेरियल यूज्ड फॉर रिपेयर और रिप्लेसमेंट ऑफ द प्रेशर रिटेनिंग कंपोनेंट, तो मटेरियल यूज्ड फॉर रिपेयर और रिप्लेस, अगर आप प्रेशर रिटेनिंग कंपोनेंट जो है, एग्जांपल के तौर पे एक डिसेंड है, डिसेंड के अंदर एक हमने नोजल फिटअप किया, वो नोजल हमने गलत फिटअप कर दिया, ठीक है, हमको स्टेनलेस स्टील का फिटअप करना था या फिर अलॉय स्टील का फिटअप करना था और हमने कार्बन स्टील का फिटअप कर दिया, तब हम उसको रिपेयर करेंगे या फिर उसको रिप्लेस करेंगे, तब वहां पे हमको पीएमआई करना जरूरी है। ओके, आगे बढ़ते हैं। 100% PMI टेस्टिंग शेल बी परफॉर्म्ड ऑन ऑल प्रेशर कंपोनेंट। देखो यहाँ पे क्लियर लिखा है 100%, आपको 1% भी नहीं है, 100% PMI टेस्टिंग शेल बी परफॉर्म ऑल प्रेशर कंपोनेंट एंड वेल्ड ऑफ अलॉय मटेरियल विथ इन द स्कोप ऑफ स्टैंडर्ड विद द फॉलोइंग एजम्पशन।
मतलब आपको 100% जो प्रेशर रिटेनिंग कंपोनेंट है, वो अलॉय मटेरियल है या वेल्ड मेटल है, उसमें आपको करना ही है पीएमआई। ओके, उसमें क्या क्या करेंगे? एग्जांपल के तौर पे ट्यूब है, चलो ट्यूब और शेल है या ट्यूब है या एयर कूलर हीट एक्सचेंजर है या फायर स्टीम बॉयलर है, तो उसमें हमको ट्यूब जो लगता है वो ट्यूब में कैसा पीएमआई करना है? 10 ट्यूब या 10% विच एवर इज ग्रेटर। अगर आपके पास 100 ट्यूब अलॉय स्टील के है, ठीक है, अलॉय स्टील के आपके पास 100 ट्यूब है, तो उसका 10% कितना हुआ? 10 हुआ। तो 10 ट्यूब या 10%, दोनों में से जो बड़ा होगा वो 90 ट्यूब है एग्जाम्पल के साथ, तो 90 ट्यूब का 10% कितना हुआ? 9 ट्यूब हुआ। तो 9 या 10 दोनों में से कौन बड़ा है? 10। तो आपको 90 ट्यूब में 10 ट्यूब को आपको पीएमआई करना है। भाई समझ में आ रहा है ना? देखिए दूसरी बात, ओके हमने ट्यूब का पता चल गया, चलो 1000 ट्यूब है आपके पास, 1000 ट्यूब का हम 10% करेंगे तो उसका होता है 10% हमारा 100 ट्यूब। तो 100 ट्यूब या 10 ट्यूब दोनों में से जो बड़ा है वो, तो कितना हुआ? 100 बड़ा है, तो आपको 1000 ट्यूब में आपको 100 ट्यूब का पीएमआई करना पड़ेगा। ओके, ये हो गया हमारा ट्यूब। कहाँ लगता है? हीट एक्सचेंजर में लगता है, एयर कूलर में लगता है, या फिर शेल में लगता है, या बॉयलर में लगता है, स्टीम टर्बाइन में लगता है, जहाँ पे भी लगता है। ट्यूब का हमको 10% या 10 ट्यूब विच एवर इज ग्रेटर उतना करना है। ओके, एवरी हीट नंबर, देखो खाली आपको खाली इतना कर लिया तो खत्म हो गया, ऐसा बात नहीं है। अगर 1000 ट्यूब में अलग अलग हीट नंबर है तब आपको अलग अलग करना पड़ेगा। 1000 ट्यूब में आपका 10 हीट नंबर के अलग अलग ट्यूब है, तो 10 ट्यूब का 10% आपको करना पड़ेगा। तो वो फिर 1000 ट्यूब नहीं गिना जाएगा, हीट नंबर के हिसाब से ट्यूब का लॉट डिसाइड किया जाएगा। ओके, एवरी हीट नंबर शेल बी सिलेक्टेड एट अ रैंडम टेस्टिंग प्रायर टू द इंस्टॉलेशन। आपको वेल्डिंग इंस्पेक्टर है या इंस्पेक्शन इंजीनियर है, उसको रैंडमली सिलेक्ट करना है, हीट नंबर वाइज आपको पीएमआई करना है। ओके, रिजेक्शन जब होगा कैसे होगा? उसका रिजेक्शन में फिर आपको कैसे पीएमआई करना पड़ेगा वो आगे आएगा, मैं समझाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। दिस टेस्टिंग फ्रीक्वेंटली शेल ऑल्सो अप्लाई एनी रिप्लेसमेंट ट्यूब एंड इक्विपमेंट लिस्टेड इन बिल अबव। हमने ऊपर डिस्कस किया, अगर हम रिप्लेसमेंट कुछ भी ट्यूब का करते हैं तब भी हमको 10% या 10 ट्यूब वैसा ही हमको पीएमआई करना है। ओके, अलॉय फ्लैंज एंड बोल्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बहुत सारे लोग यहाँ पे इंडिया में क्या करते हैं, बोल्टिंग का कौन करता है भाई पीएमआई, जाने दो ना, छोड़ो, चलता है वर्ड की वजह से बोल्टिंग कार्बन स्टील का लगा देते हैं, फिर वो रस्ट हो जाता है, रस्ट होने के बाद थोड़े टाइम के बाद वो उसका इफिशियंसी कम हो जाता है, थोड़े टाइम के बाद ये 20 साल या 10 साल के बाद वो प्लांट पूरा बोल्ट की वजह से जो टाइट था वो लूज हो जाएगा और पूरा प्लांट नीचे भी घुस सकता है। वैसे प्लांट में देखा है, नाम नहीं देगा, दहेज कंपनी में वैसे प्लांट में मैं काम किया है, इसके लिए मैं बोल रहा हूँ। मैं ऐसा नहीं है यहाँ पे नट बोल्ट का एक एग्जांपल स्पेशल है, ऐसा क्यों? देखो मैं कंपनी का नाम नहीं दे सकता हूँ, लेकिन मैं इतना तो बोल सकता हूँ ना कि दहेज में कुछ कंपनियां हैं वो जहाँ पे जो नट बोल्ट चाहिए स्टेनलेस स्टील का या अलॉय स्टील का, वहाँ पे वो कार्बन स्टील का कम कॉस्ट होने की वजह से वो कार्बन स्टील का लगा देते हैं। फिर क्या होता है, थोड़े टाइम के बाद 5 साल या 6 साल के बाद वो नट बोल्ट लूज हो जाता है, फिर पूरा प्लांट हिलने लगता है और कभी ये पता नहीं चला तो वो प्लांट पूरा गिर भी जाता है। तो ऐसा होता है। तो हमको बोल्ट में कितना, अलॉय फ्लैंज बोल्टिंग मे बी वेरीफाइड बाय रैंडमली 5%, आपको 5% पीएमआई करना है। अब किसका? बोल्ट का। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, बस लॉन्ग सिम का कर लो, शॉर्ट सिम का कर लो, ट्यूब का कर लो, हो गया काम खलास। ऐसा नहीं है। अगर बोल्टिंग भी अलॉय स्टील का है, स्टेनलेस स्टील का है, तो आपको 5% पीएमआई करना जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। Alloy flange bolting may be verified randomly 5% PMI testing of the project quality plan contain the specific provision for color coding। वो नट बोल्ट फॉर एग्जांपल के तौर पे नट बोल्ट बहुत सारे होते हैं, 1000 नट बोल्ट है समझो, 1000 नट बोल्ट में आपको 5% लेना है, मतलब 50 आपको नट बोल्ट को आपको पीएमआई करना, 50 नट बोल्ट का आपको पीएमआई करना। आपको पता चले एज पर 5% के हिसाब से 50 होता है, तो 50 का आप पीएमआई कर रहे हैं। लेकिन वो जो 1000 नट बोल्ट था वो सभी में कलर कोडिंग होना चाहिए। अगर अलॉय स्टील का है तो अलॉय स्टील का कलर कोडिंग होना चाहिए, स्टेनलेस स्टील का है तो स्टेनलेस स्टील का कलर कोडिंग होना चाहिए। कलर कोडिंग कैसा होगा वो मैं आगे आएगा तो मैं समझाएगा, उसमें क्या क्या कलर कोडिंग में भी देखो, कलर भी आप जनरली हमारा जमीन में लगाने वाला या फिर हमारा वॉल पे लगाने वाला, मेटल में लगाने वाला यूज नहीं कर सकते हम। उसमें भी
फ्लोरीन नहीं होना चाहिए, क्लोरीन नहीं होना चाहिए, फ्लोराइड कंटेंट नहीं होना चाहिए, वो सब चीज वाटर सॉल्यूबल नहीं होना चाहिए, वैसा कलर कोडिंग हमको कलर यूज करना है और वैसे हमको कलर मारना है। वो आगे आएगा, मैं समझाएगा। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि 1000 नट बोल्ट आप चेक करने जा रहे हैं, सभी एक ही मटेरियल के हैं, आपको पता है कि ये सब एक मटेरियल के है, तो उसमें 5% आपको नट बोल्ट चेक करना है, लेकिन वो 1000 का 1000 नट बोल्ट में कलर कोडिंग होना चाहिए। ओके, segregation and visually inspected are accepted project inspection and component and proponent organization. Okay, the project inspector may be implement 100% PMI testing of alloy bolting anytime determine the other quality procedure are not adequately are not being observed। कभी कभी क्या होता है, चलता है वर्ड की वजह से, गल्फ कंट्री में तो सब चीज़ होता ही है, पूरा पीएमआई होता है नट बोल्टिंग का भी, लेकिन कुछ जगह पे चलता है वजह से इंडिया में बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं। चलता है यार, कलर कोडिंग का क्या ज़रूरत है, मुझे पता है ना, मेरे पास मैन्युफैक्चरर का सर्टिफिकेट एमटीसी है, जाने दो यार, वो पीएमआई करने का ज़रूरत नहीं। ऐसा नहीं, अगर देखो थर्ड पार्टी इंस्पेक्टर, वेल्डिंग इंस्पेक्टर, इंस्पेक्शन इंजीनियर, क्वालिटी इंस्पेक्टर को अथॉरिटी प्रोजेक्ट देता है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऐसा अथॉरिटी देता है कि आपको कुछ प्रॉब्लम लगता है, आपको कुछ डाउट लगता है, आपको ऐसा लगता है कि सभी में कलर कोडिंग नहीं है, आपको ऐसा लगता है इसमें कुछ प्रॉब्लम है, तब आप 100% पीएमआई भी बोल सकते हैं। वो इंस्पेक्टर डिसाइड करेगा ऑन जॉब पे, ऑन रनिंग कंडीशन में। फिर ऐसा नहीं सर मैं मेरे सीनियर को कॉल करता हूँ कि मेरा सीनियर क्या बोलता है, ऐसा है, कुछ कलर कोडिंग नहीं किया है, तो आप डिसाइड कर सकते हैं। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आपको सपोर्ट करेगा ही करेगा। क्यों? क्योंकि आपकी स्पेसिफिकेशन में लिखा होगा कि भाई पीएमआई ऐसा ऐसे करना है, तो आपको वो श्योरली सपोर्ट करेगा। ओके, दूसरी बात, मैं अभी बोला 1000 आपका नट बोल्ट था, उसमें से 5% चेक करना था, लेकिन वो 1000 के 1000 नट बोल्ट में कलर कोडिंग होना चाहिए। समझो, और कलर कोडिंग इंडिया में तो होता ही नहीं है, सबको पता है, चलता है वर्ड की वजह से, तो नहीं है, तब आप 100% पीएमआई परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं जो हाईलाइट किया वही बात है। ओके, ये हो गया नट बोल्ट फ्लैंज बोल्टिंग की बात। अभी हम कॉलम ट्रे की बात करते हैं। कॉलम ट्रे एंड इट्स इंटरनल। कॉलम ट्रे कहाँ पे यूज होता है? जो बीपीसीएल रिफाइनरी है, जो एनपीसीएल रिफाइनरी है, तो जो रिलायंस रिफाइनरी है, वो जामनगर रिफाइनरी है, जो हमारा भटिंडा पंजाब में जो रिफाइनरी है, वो हमारा यहाँ पे जम्मू कश्मीर में जो पावर प्लांट का रिफाइनरी है, हाइड्रोलिक रिफाइनरी है, ओ सॉरी ऑयल एंड गैस का रिफाइनरी है वो। उसके बाद हमारा कर्नाटक केरल में रिफाइनरी है। बहुत सारी रिफाइनरी में कॉलम यूज होता है। कॉलम मतलब मैं ऐसा बात नहीं कर रहा हूँ एक खाली बीम हो गया और वो मेटल का बड़ा लंबा होगा, ऐसा नहीं। कॉलम मतलब बहुत लंबा, जिसका हाइट रहेगा 80 मीटर, 100 मीटर, 200 मीटर, ऐसे कॉलम इतने बड़े हाइट में प्रेशर वेसल जैसा ही दिखता है। देखो कुछ लोग नए हैं तो मैं उसको बोल देता हूँ, कॉलम कैसा होता है? कॉलम प्रेशर वेसल जैसा ही होता है। प्रेशर वेसल में जैसे इंटरनल लगते हैं वैसा ही उसमें भी इंटरनल लगते हैं, लेकिन कॉलम के अंदर ट्रे होता है। ट्रे हमने देखा होगा, जो वेल फर्नीचर हमारा होम रहता है उसमें हमने देखा कि किचन रूम रहता है, उसमें कैसे ड्रॉअर रहते हैं, ड्रॉअर में एक छोटे छोटे कॉलम रहते हैं, कभी इसमें ग्लास रखते हैं, किसी में चम्मच रखते हैं, किसी में, वैसा ही कॉलम, वैसा ही ट्रे, ऐसा ही समझो कि वो जो कॉलम है वैसा कॉलम हमारे इंडस्ट्री में जो रिफाइनरी है उसमें रहेगा। तो कॉलम ट्रे जनरली स्टेनलेस स्टील का होता है। मैं एक एग्जांपल के साथ बोलता हूँ, रिलायंस नागोथाने में मैंने 2 से 3 शटडाउन किए, उसमें पूरे कॉलम के हमने अंदर पे ट्रे थे, उसके पीएमआई किए, तो मैं आपको बोलता हूँ 10% ट्रे ऐसे निकले जिसमें क्रैक था, 10% 10% ऐसे निकले जिसमें कोरोजन का प्रॉब्लम था, और 1% ट्रे ऐसे निकले जो गलत लगाया हुआ था पहले से ही। तो शटडाउन में आपको 100% कॉलम ट्रे का पीएमआई आपको करना है तो कर सकते हैं, लेकिन आपका प्रोसीजर क्या बोलता है उसके ऊपर डिपेंड है। ठीक है, प्रोसीजर अगर 10% बोलता है तो आपको 10%, प्रोसीजर में 5% लिखा तो 5%। ओके, अब आगे बढ़ते हैं कॉलम ट्रे के बाद। कॉलम ट्रे में पीएमआई शेल बी परफॉर्म्ड 10 ट्रे या इंटरनल और 10% ईच टाइप विच एवर इज ग्रेटर। आपका कॉलम देखो, कॉलम बहुत सारे, कॉलम में बहुत सारी ट्रे होती है, एक एक कॉलम में बहुत ट्रे होते हैं, तो वो ट्रे में आपको 10 ट्रे और 10% विच एवर इज ले, अगर 1000 आपका ट्रे है तो 1000 में आपको 10% मतलब 10 ट्रे क्लियर करना है, या 10 विच एवर इज ग्रेटर।
दोनों में से जो ज़्यादा है उतना आपको PMI अटेंड करना है। ओके, फिर अलग दूसरी बात, फॉर अटैच्ड वेल एसोसिएशन विथ ट्रे इंटरनल कवरेज शेल बी सेम ट्रे इंटरनल फॉर ओके, कवरेज सबका सेम रहना चाहिए, ठीक है। अगर आप रिप्लेसमेंट करते हैं, इंटरनल आप रिपेयर करते हैं या फिर इंटरनल ट्रे को आप निकालते हैं तो उस टाइम पे फॉर बोल्टिंग, उसके जो बोल्टिंग रहते हैं ट्रे को फिट करने के लिए कॉलम के साथ बोल्ट रहते हैं, वो बोल्टिंग एसोसिएट विथ ट्रे इंटरनल PMI shall be carried out 2% of the bolt if the project quality management contains the provisional color coding। ओके, कभी कभी क्या होता है इसमें भी कॉलम ट्रे में भी आपको जो नट बोल्टिंग है वो 2% करना है। अगर 1000 नट बोल्ट है तो 2% उसका हुआ 20 हुआ ना, 2% के हिसाब से, तो 20 नट बोल्ट को आपको PMI करना है। लेकिन वो 1000 नट बोल्ट पूरा का पूरा कलर कोडिंग होना चाहिए। अगर कलर कोडिंग नहीं है तो प्रोजेक्ट इंस्पेक्टर चाहता है तब आप 100% भी आप PMI ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसका प्रोसीजर जो क्वालिटी प्रोसीजर है उसमें लिखा था कि भाई कलर कोडिंग होना चाहिए। अगर कलर कोडिंग नहीं है तो प्रोजेक्ट इंस्पेक्टर चाहता है तो आप 100% भी ले सकते हैं, आपको पूरी अथॉरिटी है। ओके, अभी फायर हीटर ट्यूब सपोर्ट ट्यूब शीट हैंगर ये सब चीज़, ठीक है। देखो फायर हीटर, देखो जो लोग हीट एक्सचेंजर में इंडस्ट्री में काम करते हैं उसको ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हैंगर है, ट्यूब शीट है, वो सब चीज़ में PMI शेल बी परफॉर्म्ड 10% बेसिस ऑफ ईच हीट नंबर। PMI शेल बी परफॉर्म 10% basis of each heat number and each size and type of those component। तो आपको 10% के हिसाब से किसका, जो हीट एक्सचेंजर में जो हीटर ट्यूब सपोर्ट है, फायर हीटर ट्यूब सपोर्ट ट्यूब शीट और हैंगर, उसकी मैं बात कर रहा हूँ, उसमें 10%। ओके, फिटिंग्स एंड फ्लैंज, देखो फिटिंग्स एंड फ्लैंज आता है उसमें PMI शेल बी परफॉर्म 10% बेसिस ऑफ ईच हीट नंबर ईच साइज एंड टाइप दोज कंपोनेंट। दिस कंपोनेंट मतलब कि फिटिंग्स एंड फ्लैंज जो अलॉय स्टील जो स्टेनलेस स्टील का है उसमें आपको 10% PMI अटेंड करना है। ओके, लूज कंडीशन में है उसका गिना नहीं जाएगा। पहले हमने डिस्कस किया कि कुछ फिटिंग्स है वो लूज कंडीशन में है, ठीक है, उसका PMI एज पर कोड आपको करना है तो करिए, लेकिन लग जाने के बाद, जब बिल्डिंग हो जाने के बाद आपको 10% PMI हीट नंबर वाइज भी और आपको लॉट वाइज भी करना है, ठीक है। मेटल क्लेड गास्केट उसका आपको 5% करना है। गास्केट जो रहता है उसका मेटल क्लेड गास्केट, ठीक है, मैं यहाँ पे क्लियर वर्ड है क्लेड गास्केट, आगे आएगा तो मैं समझाएगा। क्लेड गास्केट नहीं है तो उसका करना जरूरी नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्लेड गास्केट, क्लेड मतलब ऊपर क्लेडिंग किया है, स्टेनलेस स्टील का क्लेडिंग है या अलॉय स्टील का क्लेडिंग है या 316 का क्लेडिंग है या डुप्लेक्स का क्लेडिंग है, तो वैसी गास्केट है उसमें आपको 5% PMI करना है। ओके, PMI testing of the weld metal shall be subjected in same coverage for the base metal। बेस मेटल में आपको ऊपर में दिखाया गया 100% कवरेज अटेंड करना है। ओके, कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि चलो PMI मतलब एक वेसल है उसमें 6 से 7 शेल है तो एक ही शेल में कर दो तो सबका गिना जाएगा, ऐसा नहीं। पर प्लेट आपको बेस मेटल मतलब प्लेट बाई प्लेट आपका बेस मेटल चेंज हो गया ना तो आपको वहाँ पे करना पड़ेगा हर प्लेट का। ओके, requirement number of PMI test required in following, the required number of PMI test shall be follow। तो कितना आपको टेस्ट करना है, 1 टेस्ट फॉर ईच प्रेशर रिटेनिंग कंपोनेंट। प्रेशर रिटेनिंग कंपोनेंट में आपको एक टेस्ट करना है। आपने देखा होगा वेल्ड जॉइंट तो बहुत लंबा है तो सभी वेल्ड जॉइंट में हर एक मीटर पे आपको एक करना है, तो उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस किया है कि भाई 1 टेस्ट फॉर ईच प्रेशर रिटेनिंग कंपोनेंट, जो प्रेशर पार्ट है उसमें आपको एक करना है। अगर 6 शेल है आपका हीट एक्सचेंजर है उसमें 6 शेल लगा हुआ है तो 6 आपको करना पड़ेगा। एक शेल में एक, दूसरे शेल में दूसरा, तीसरे में एक, चौथे में एक, पांचवें में एक, छठे में एक, ऐसा करके एक टेस्ट लेना है। ऐसा नहीं कि चलो पूरा लग गया है कि पूरा एक ही में एक PMI कर दो तो सभी का एक ही में लिख देंगे, ऐसा नहीं। सर यादव राम परवेज जी, सर प्लीज़ आपका म्यूट कर दीजिए ताकि हम लोग थोड़ा आगे जल्दी फास्ट से आ सके। इफ़ देखो मैं क्या बोला, 1 टेस्ट फॉर ईच प्रेशर रिटेनिंग कंपोनेंट का आपको एक लेना है। इफ़ असेंबली कंटेन द नंबर ऑफ कंपोनेंट पार्ट्स 1 टेस्ट इज रिक्वायर्ड इन ईच कंपोनेंट। एक असेंबली है
आपका अलग अलग कंपोनेंट पार्ट लगाया हुआ है, प्रेशर पार्ट है वो सब चीज़, तब आपको हर में एक एक करना पड़ेगा। एक हीट एक्सचेंजर है या एक प्रेशर वेसल है, उसमें बहुत सारी पाइप लगी हुई है, बहुत सारी नोजल लगी हुई है, तो सभी नोजल का भी करना है। नोजल के साथ फ्लैंज लगा हुआ है तो वो फ्लैंज का भी करना है। शेल बाय शेल आपको करना है, डिशन बाय डिशन करना है। लॉन्ग सिम से दूसरा डिशन अलग हो गया है, दो प्लेट से डिशन बनाया तो एक साइड का भी करना है, दूसरी साइड का भी करना है। दो शेल है, सॉरी एक शेल है, एक शेल में दो प्लेट चिपका के हमने किया है, तो दोनों शेल का अलग अलग करना है। इसका मतलब ये हुआ। सर प्लीज थोड़ा म्यूट कर दीजिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। वन टेस्ट फॉर ईच प्रेशर रिटेनिंग वेल्ड एंड वेल्ड रिपेयर इन एडिशन ऑफ द फिलर मेटल टेस्टिंग। इन एडिशन ऑफ द फिलर मेटल टेस्टिंग। सर प्लीज, सर प्लीज कर दीजिए। सर म्यूट कर दीजिए, मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ। बहुत सारे लोगों का भी ओपन है, प्लीज़ म्यूट करेंगे तो मैं आगे बढ़ सकता हूँ अच्छी तरीके से। सर प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सब लोगों को म्यूट कर दीजिए ताकि हम लोग फ्लो प्रॉपर तरीके से जा सके, प्रॉपर फास्ट फिनिश कर सके। ओके, थैंक यू वेरी मच। वन टेस्ट फॉर ईच प्रेशर रिटेनिंग वेल्ड एंड वेल्ड रिपेयर एडिशनल हम लोगों को करना है। ओके, एक कुछ टेबल दिया गया है, वो टेबल में देखो अभी बहुत सारा मैं समझाया, वो सब चीज़ किसी को समझ में, किसी को पल्ले ना पड़ा हो तो ये वापस एक टेबल है, वो टेबल में क्या लिखा है उसके हिसाब से भी आपको करना है। कार्बन स्टील में आपको करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। एपीआई 570 क्लास 3 सर्विसेज, जो जिसमें क्या क्लास 3 सर्विस क्या है, डी कैटेगरी सर्विसेज है। उसमें जो जो रिमोट एरिया में हमारा भले ही डेंजर सर्विस है लेकिन वो रिमोट एरिया में प्लांटेड है तो उसका भी करना जरूरत नहीं है। वो सब चीज़ एपीआई 570 क्लास 3 में आता है। कार्बन स्टील का आपको करने का जरूरत नहीं है, लेकिन क्रोम मोली एंड कॉम मोलिब्डेनियम मटेरियल में का करना जरूरी है, स्टेनलेस स्टील का करना जरूरी है, निकल बेज अलॉय का करना जरूरी है, अदर अलॉय एंड इनकोनल हस्टे अलॉय मटेरियल का आपको करना जरूरी है। अलॉय फ्लैंज एंड फिटिंग, देखो अलॉय का फ्लैंज हो या फिटिंग हो उसका पीएमआई करना जरूरी है। पीएमआई कितना करना है वो मैं ऊपर समझाया, कितना परसेंट फ्लैंज एंड फिटिंग जो रहता है उसमें 5% या 10% करना है, ऊपर मैंने दिखाया। वाल्व का इंटरनल में करना जरूरी नहीं है, लेकिन वाल्व का आउटसाइड बॉडी आपको करना जरूरी है। वो कितना परसेंट करना है वो मैंने दिखाया। प्रेशर रिलीफ वाल्व का आपको कुछ जगह पे करना जरूरी है, कुछ जगह पे नहीं करना जरूरी, वो ऊपर मैंने बात किया। लेकिन जरूरी है पीएमआई किस में, उसकी बात कर रहा हूँ। पीएमआई तो करना है, कितना परसेंट करना है वो ऊपर हमने डिस्कस किया, लेकिन करना है कि नहीं करना है पीएमआई उसकी बात। अलॉय वाल्व है उसका आपको करना जरूरी है। प्रेशर रिलीफ एंड सेफ्टी वाल्व का भी करना जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट सेफ्टी वाल्व का करना जरूरी है। बहुत सारी इंडस्ट्री में चलता है वर्ड की वजह से सेफ्टी वाल्व का पीएमआई नहीं करते हैं। यार क्या बोलते हैं यार, सेफ्टी वाल्व आ गया ना, मेरे बेस मेटल एमटीसी मेरे पास है ना यार, क्या तुमको प्रॉब्लम है, ऐसा बोलते हैं लोग। अरे मेरे भाई सेफ्टी वाल्व गलत दे दिया तो मैन्युफैक्चरर ने, एमटीसी में तो उसने एज पर कोड लिख दिया, बराबर लिखा है, लिखने के लिए तो सब चीज लिख सकते हैं, लेकिन ओरिजिनल जो आपका प्रैक्टिकल जो आया है सेफ्टी वाल्व वही गलत आया तो सेफ्टी वाल का भी आपको करना जरूर। बहुत सारे में प्रोजेक्ट को इंडिया में किया है, गल्फ में भी किया है, लेकिन गल्फ में मैं इतना सेटिस्फेक्शन देखा है कि लोग जनरली 100% पीएमआई मतलब प्रोसीजर को फॉलो करते हैं, सेफ्टी वाल का पीएमआई करते हैं। लेकिन इंडिया में सेफ्टी वाल है, कोई बात नहीं, चलो लगा दो, डायरेक्ट लगा देने की बात, बस काम जल्दी निकलना चाहिए वैसी बात। अरे यार सेफ्टी वाल बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई प्रेशर वेसल फटेगा तो सबसे पहले सेफ्टी वाल फटेगा तो हम लोग बच जाएंगे। सेफ्टी वाल ही गलत लगा रहे हैं आप तब तो प्रॉब्लम है। ओके आगे बढ़ते हैं। अलॉय पंप कास्टिंग, जो अलॉय पंप कास्टिंग है उसका भी जरूरी है। अलॉय ड्रेन एंड वेंट प्लग उसका भी जरूरी है। इंस्ट्रूमेंट में आपको बोला कुछ इंस्ट्रूमेंट का जरूरी है, कुछ इंस्ट्रूमेंट का जरूरी नहीं है। तो स्पाइरल वाउंड जो है गास्केट उसका आपको जरूरी नहीं है। ओके गास्केट की मैं बात कर रहा हूँ, इंस्ट्रूमेंट का कुछ का जरूरी है, किसी का जरूरी नहीं है, वो ऊपर हमने बात किया, लेकिन यहाँ पे लिखा है नहीं जरूरत नहीं है। ओके गास्केट में स्पाइरल वाउंड का आपको जरूरी नहीं है। रिंग जॉइंट जो है एनर्जाइड प्रेशर है उसका जरूरी है। फ्लेक्सिबल और मेटल क्लेड का आपको जरूरी है, फ्लेक्सिबिलिटी का जरूरी। बोल्ट देखो बहुत सारे लोग यहाँ पे गलती करते हैं, नट बोल्ट स्टड है यार, क्या यार नट बोल्ट है ना उसका क्या जरूरी है, जाने दो, ऐसा लोग बोलते हैं। अरे यार बोल्ट इज द बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूरा प्लांट उसी के ऊपर खड़ा है, नट बोल्ट एंड स्टड के ऊपर।
आप नट बोल्ट ही गलत लगा देंगे, रस्ट वो खुद तो होगा, लेकिन वो उसके साथ में जो स्टड है हमारा वो भी रस्टिंग होगा, स्टड की वजह से वहां पे लूज होगा। पूरा प्लांट 50 मीटर का है, समझो 50 मीटर का प्लांट में आप नीचे का एकदम ग्राउंड का और नट बोल्ट ही गलत लगाएंगे, अलॉय स्टील का लगाना था वहां पे आप स्टेनलेस स्टील का लगाना था, वहां पे आपने कार्बन स्टील का लगा देंगे तो आपको क्या घंटा मिलेगा क्वालिटी? पूरा प्लांट गिरेगा ही गिरेगा। तो आपको वहां पे पीएमआई करना जरूरी है। ओके, आगे बढ़ते हैं। वेसल हीट एक्सचेंजर एंड फोर्जिंग का पीएमआई करना जरूरी है। केमिकल इंजेक्शन जो रहता है उसका, थर्मोवेल का जरूरी है। फर्नेस ट्यूब एंड सपोर्ट हैंगर, देखो फर्नेस ट्यूब बहुत इंपॉर्टेंट। फर्नेस ट्यूब जनरली अलॉय स्टील के होते हैं। मैं आपको एक चीज वापस बोलता हूँ, फर्नेस ट्यूब जनरली अलॉय स्टील के होते हैं और कुछ कुछ जगह पे हम लोग कार्बन स्टील का कुछ जगह पे यूज करते हैं। लेकिन जो अलॉय स्टील है, सुपर हीटर जो है, उसमें तो कम से कम पीएमआई करो मेरे भाई। यहाँ पे क्लियर लिखा है तो आपको करो यार। लेकिन क्या होता है, ट्यूब 1000 आया, जाने दो, ट्यूब तो सब ओके है ना, सबके पीछे का वो लगाया हुआ है ना स्टिकर, जाने दो, हो गया। तो आप गलत बात है, आपको पीएमआई करना है 10%, आपको करना है 10% या 10 ट्यूब, विच एवर इज ग्रेटर, वो आपको करना जरूरी है। कॉलम ट्रे है, कॉलम ट्रे जनरली 304 का या 316 का होता है। कॉलम ट्रे जो अभी मैंने पूरा डिस्कस किया, कॉलम कहाँ लगता है इंडस्ट्री में और रिफाइनरी इंडस्ट्री में, कॉलम के अंदर जो निश्चंदन होता है, पेट्रोलियम, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, वो सब चीज निकलता है, उसी में कॉलम यूज होता है। कभी क्रैकर इंडस्ट्री है उसमें भी कॉलम यूज होता है। उसी के अंदर ट्रे होता है, वो ट्रे के अंदर नट बोल्ट एंड स्टड एंड ट्रे और इंटरनल होता है, वो सब चीज मोस्टली एसएस के होते हैं, तो उसका भी आपको करना जरूरी है। अलॉय एल्यूमिनियम अलॉय, कॉपर एंड स्टेनर एंड स्टीम ट्रैप, वो सब चीज का करना जरूरी नहीं है, ऊपर मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट चीज आया अभी। हमको कैसे पता चलेगा कि कौन सा हमको मटेरियल देखना है कि नहीं देखना है? तो देखो एकदम फंडा क्लियर है, यहां से मैं समझाता हूं, हाईलाइट किया वो, लो एंड हाई कार्बन स्टेनलेस स्टील, लो कार्बन स्टील एंड हाई कार्बन स्टेनलेस स्टील, उसमें आप पीएमआई करते हैं तो कौन से मेजर एलिमेंट आपको वेरीफाई करना जरूरी है? तो देखो, लो मतलब 316L, हाई मतलब 316H, एक एग्जांपल बोल रहा हूं, ठीक है, 316L, 316H। वैसे वैसे कार्बन स्टेनलेस स्टील उसमें आपको मेजर कंपोनेंट है वो क्रोमियम, निकल, मोलिब्डेनियम एंड कार्बन, वो आपको जरूरी है। देखो एकदम क्लियर वर्ड बाय वर्ड लिखा है, कोई यहाँ पे रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन यहाँ पे भी लोग मिस्टेक करते हैं कि लो एंड हाई कार्बन स्टेनलेस स्टील में आपको क्रोमियम चेक करना कंपलसरी है, इसमें आप कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। चलो यार क्रोमियम एकदम लिमिट से थोड़ा बाहर आया ना, मैं चला लेता हूँ, नॉट एक्सेप्ट, एक्सेप्ट है ही नहीं, जितना लिमिट बोला है उतना ही आपको लेना है। निकल जितना लिमिट बोला है उतना ही लेना है। मोलिब्डेनियम एंड कार्बन जितना लिमिट बोला है उतना ही लिमिट में जाना है आपको, ठीक है, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज, वो एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया आएगा उस टाइम पे मैं समझाएगा कि कितना कितना चलेगा वो, क्योंकि हम लोगों तो वही, सब लोग वही ढूंढते हैं भाई, कितना चलेगा वो बोलो ना मेरा, कितना चलता है, वो चलने का वर्ड सबसे ज्यादा फेमस है। तो मैं समझाएगा मेरे भाई कि आगे क्रोम कितना हमको एक्सेप्ट करना है, निकल कितना एक्सेप्ट करना है, मोली एंड कार्बन कितना एक्सेप्ट करना है, वो सब चीज में डिस्कस करेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। कार्बन मोलिब्डेनियम का मटेरियल है वो, या मैंगनीज मोलिब्डेनियम का मटेरियल है वो, या क्रोमियम मोलिब्डेनियम या वेनेडियम स्टील जो है, उसमें कौन से मेजर एलिमेंट हमको चेक करना है? क्रोमियम, मोलिब्डेनियम एंड वेनेडियम, क्रोमियम, मोलिब्डेनियम एंड वेनेडियम हमको चेक करना जरूरी है। रेगुलर कार्बन ग्रेड स्टेनलेस स्टील, रेगुलर मतलब 304 हुआ, 316 हुआ, वो सब चीज रेगुलर, जिसके पीछे एच नहीं लगता है, जिसके पीछे एच नहीं लगता है, एल नहीं लगता है, तो 300 सीरीज है, जो 400 सीरीज है वो रेगुलर कार्बन स्टेनलेस स्टील है, ठीक है। उसमें आपको क्रोमियम, निकल एंड मोलिब्डेनियम चेक करना जरूरी है। यहाँ पे कार्बन नहीं है, आप देखिए, देखो क्यों ये पूरा पीएमआई मुझे समझाने का मेरा एक ही रीजन यही है। अब देखिए कार्बन जो है उसी की वजह से मुझे समझाना पड़ रहा है ये पीएमआई पूरा, क्योंकि बहुत सारे लोग मिस्टेक करते हैं उसी की वजह, ये कार्बन की वजह से। लेकिन इसी के बारे में मैं आगे का सेशन में समझाएगा क्या होता है ये। लो एंड हाई कार्बन स्टेनलेस स्टील में आपको क्रोम, निकल, मोली एंड कार्बन चेक करना है। स्टेबिलाइज्ड स्टेनलेस स्टील, स्टेबिलाइज्ड स्टेनलेस स्टील किसको बोलते हैं? कुछ स्टेनलेस स्टील
देखो स्टेनलेस स्टील में सेंसिटाइजेशन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। सेंसिटाइजेशन क्या है? 400 डिग्री टेम्परेचर से 800 डिग्री टेम्परेचर में हमारा स्टेनलेस स्टील जो है उसमें क्रोमियम कार्बाइड या क्रोमियम ऑक्साइड बना के वहां पे वेल्ड डीके होता है, वहां पे थोड़ा 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 निकल जाता है, निकलते निकलते एक टाइम ऐसा आ जाता है थोड़े ही टाइम में वहां से वो थिकनेस एकदम कम हो जाता है और वहां से स्टेनलेस स्टील फट जाता है। तो उसी की वजह से हम लोगों को स्टेबिलाइज्ड स्टेनलेस स्टील वहां पे यूज करना पड़ता है। स्टेबिलाइज्ड स्टेनलेस स्टील क्या होता है? देखो 400 से 800 डिग्री टेम्परेचर में जो लोग काम करते, जो प्रोसेस है, फ्लूइड है, वो उसके अंदर पास होगा, तब वो स्टेनलेस स्टील का पाइप है या वेसल है, जो भी है, XYZ है, ट्रे है या नट बोल्ट है, जो भी जिस वहां से फ्लूइड पास होगा उसका टेम्परेचर 400 से 800 के बीच में होगा। तो हमको पता है कि अगर वो अंदर से पास हुआ तो स्टेनलेस स्टील का भी मटेरियल उतना जाएगा, स्टेनलेस स्टील का उतना मटेरियल जाएगा। तो क्रोमियम का टेंडेंसी ऐसा है 400 से 800 डिग्री के बीच में क्रोमियम है ना वो वाइब्रेट होने लगेगा, क्रोमियम किसी के साथ झगड़ा करेगा, केमिकल रिएक्शन करेगा। किसके साथ केमिकल रिएक्शन करेगा? क्रोमियम कार्बाइड या क्रोमियम ऑक्साइड बना के उस किसी से इलेक्ट्रॉन लेगा या किसी को इलेक्ट्रॉन जबरदस्ती देगा, ऐसा करके वो स्टेबिलाईज होने का स्टार्ट करेगा। लेकिन चलो उसको कार्बन ने जनरली क्या होता है हमारा स्टेनलेस स्टील में कार्बन हम लोग क्यों अवॉइड करते हैं? क्योंकि हमारा क्रोमियम कार्बाइड ना हो, लेकिन इसमें कार्बन है तो क्रोमियम कार्बाइड बना दिया तो वहां से तो फट जाएगा पाइप हमारा। तो उसी की वजह से, वैसी कंडीशन की वजह से हम टिटेनियम एंड नियोबियम ऐड करते हैं। तो टिटेनियम एंड नियोबियम क्या करते हैं? स्टेनलेस स्टील में वैसे टेम्परेचर जो 400 से अबव 800 के बीच में जो टेम्परेचर रहता है वो टेम्परेचर में क्रोमियम एक्टिव होता है। तो क्रोमियम कार्बाइड ना बना के क्रोमियम क्या करेगा? कार्बन के साथ झगड़ा करेगा। लेकिन अगर टिटेनियम एंड नियोबियम आपने ऑलरेडी डाला है तो क्या करेगा? टिटेनियम एंड नियोबियम कार्बन से पहले क्रोमियम के पास आ जाएंगे और उसको कार्बन दे देंगे। तो क्रोमियम टिटेनाइड या क्रोमियम नियोबियम ऐसा करके बना देगा, तो वहां पे ही क्रोम रहेगा। समझ रहे हैं ना? क्रोम अपनी जगह से हिलेगा नहीं, टिटेनियम या नियोबियम अपने इलेक्ट्रॉन को ले लेगा या उसको दे देगा क्रोम को, उसी की वजह से क्रोम वहां से निकलेगा नहीं। अगर क्रोमियम कार्बाइड बनाएगा तो वो पपड़ी बना के निकल जाएगा। इसी की वजह से स्टेबिलाइज्ड स्टेनलेस स्टील यूज होता है। तो स्टेबिलाइज्ड स्टेनलेस स्टील का अगर हम पीएमआई करने जा रहे हैं तब हमको क्रोमियम कितना है वो निकल, मोलिब्डेनियम, टिटेनियम एंड नियोबियम पता होना चाहिए, उसका हमको कंपलसरी चेक करना है पीएमआई में। निकल बेज अलॉय, निकल बेज अलॉय क्यों यूज होता है? लो टेम्परेचर एलिमेंट जहां पे है, जैसे कि फ्लेयर लाइन है, फ्लेयर लाइन में क्या होता है जनरली टेम्परेचर है ना लो जाता है, अंदर से गैस पास होता है तो गैस ठंडा होता है, कोल्ड होता है, तो वो ठंडा होता है तो मेटल इतना भी ठंडा ना चला जाए और ठंडा अगर चला भी गया तो क्रैक ना हो जाए, उसकी वजह से हम लोग निकल ऐड करते हैं मेटल में। तो निकल ऐड करने से फायदा ये है कि वो जो टेम्परेचर हो मेंटेन रखेगा। लो टेम्परेचर एलिमेंट में निकल हम जनरली यूज करते हैं, ठीक है, याद रखिए। तो निकल बेज अलॉय है, उसमें निकल, आयरन, कॉपर, क्रोमियम, मोलिब्डेनियम, टंगस्टन, वेनेडियम एंड कॉपर एंड इस एप्लीकेबल, वो सब चीज हमको पीएमआई में चेक करना जरूरी है। ओके, आगे बढ़ते हैं। पीएमआई टेस्टिंग वेल्डिंग कंज्यूमेबल। हमने देखा था कि भाई हमने जब भी एएसएमई सेक्शन 2C का बहुत सारा लंबा छोड़ा लेक्चर लिया था 10 से 12 घंटे का, उस टाइम पे पूरा हमने सेशन डिस्कस किया। उसमें हमने देखा कि भाई वेल्डिंग कंज्यूमेबल का भी पीएमआई हमको करना है। तो वेल्डिंग कंज्यूमेबल का पीएमआई कैसे करेंगे उसके बारे में अभी डिस्कस करते हैं। पीएमआई टेस्टिंग वेल्डिंग कंज्यूमेबल। वन कंज्यूमेबल फ्रॉम ईच लॉट शेल बी पीएमआई टेस्टेड। आपके पास 1000 ऑफ केजी का या बहुत सारे टन का, 1000 टन का आपके पास इलेक्ट्रोड आया है, ठीक है, बहुत सारे इलेक्ट्रोड है, कार्बन स्टील का है या फिर एसएस का है या अलॉय स्टील का है, जो भी है। तो आपको हर लॉट में से एक इलेक्ट्रोड, मतलब हर लॉट का इलेक्ट्रोड का पीएमआई करना पड़ेगा। आपको पीएमआई कैसे करना है? एएसएमई सेक्शन 2C के हिसाब से। मैं एएसएमई सेक्शन 2C थोड़ा निकाल रहा हूं, अगर लोगों को दिख रहा है। देखो एएसएमई सेक्शन 2C है, ठीक है, यहाँ पे देखिए मैं एसएफ कौन सा ले रहा हूँ, एग्जाम्पल के तौर पे ले रहा हूँ। वैसे मैं दिखाने के लिए एसएफ 5.4 भी दिखा सकता हूँ, 5.5 भी दिखा सकता हूँ, ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिखाने के लिए 5.28 जो स्पेसिफिकेशन फॉर लो अलॉय स्टील इलेक्ट्रोड एंड रोड एंड गैस शील्डिंग
आर्क वेल्ड जो उसका पीएमआई हम कैसे करते हैं उसकी मैं बात करता हूँ। जनरली उसमें हम क्या करते हैं, एक एक कूपन तैयार करते हैं, टेस्ट कूपन, ठीक है। वैसा एक हम प्लेट लेते हैं, प्लेट के ऊपर इलेक्ट्रोड का ये लेयर बाय लेयर ऐसा ओवरले वेल्डिंग करते हैं। ओवरले वेल्डिंग करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे थोड़ा ऊपर में थोड़ा घिसते हैं एकदम फिनिशिंग लाने के लिए। फिनिशिंग लाने के बाद हम पीएमआई करते हैं। तो ये पीएमआई हमको कैसे करना है, तो 1 कंज्यूमेबल फ्रॉम ईच लॉट। आपके पास 10 लॉट है, फिर आपको 10 ऐसा टेस्ट पीस बनाना पड़ेगा। आपके पास 15 टेस्ट पीस है, 15 लॉट है, तो आपको 15 बनाना पड़ेगा। जितना लॉट है उतना आपको ऐसा टेस्ट पीस बनाना पड़ेगा जब आप कंज्यूमेबल रिसीव करते हैं उस टाइम पे, या कंज्यूमेबल का पीएमआई करने जा रहे हैं उस टाइम पे, ठीक है। ओके, द रिमाइंडर ऑफ द लॉट शेल बी कंपेयर्ड टू द आइडेंटिफाई कंज्यूमेबल, वेरीफाई दैट द मार्किंग ऑफ द इलेक्ट्रोड वायर इज करेक्ट। देखो, आपको कलर कोडिंग या मार्किंग होना जरूरी है। अगर पीछे आपके वो कलर कोडिंग या मार्किंग नहीं है, चलो कलर कोडिंग नहीं है लेकिन वो ब्लैक लेटर से लिखा नहीं है कि E8018C3, E8018B3 या E316L या E316H ऐसा करके इलेक्ट्रोड के पीछे नहीं लिखा है, तब तो आपको बहुत सारा चेक करना पड़ेगा। समझ रहे हैं ना, चेक करने का आपको कंपलसरी है, लेकिन आपको 100% चेक ना करना पड़े इसके लिए जनरली हम लोग मार्किंग एंड कलर कोडिंग करते हैं, ठीक है। तो आपको ये सब चीज देखना है। ओके, पीएमआई टेस्टिंग ऑफ वेल्ड मेटल डिपोजिटेड डिल्यूटेड ऑफ बटन। हमने ये बटन, ठीक है, यहाँ पे देखो ये बटन दिखाया है, एक मिनट में थोड़ा निकालता हूँ। ये बटन जो है इज एक्सेप्टेबल अल्टरनेटिवली पीएमआई इलेक्ट्रोड वायर सैंपल प्रोवाइडेड कंडक्टेड इमीडिएटली प्रायर टू द वेल्डिंग ऑफ द ड्यूरिंग द वेल्डिंग प्रोसेस। आप जैसे ही ये बटन टेस्ट आप बना देते हैं, तुरंत आपको पीएमआई चेक करना जरूरी है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि चलो भाई एक दिन पड़े रहने दो ये बटन टेस्ट को। देखो मैं इसकी बात कर रहा हूँ, एक मिनट वापस चला गया, मैं ये बटन की बात कर रहा हूँ। ये बटन आपने बना दिया, जैसे ही ठंडा हुआ तुरंत आपको पीएमआई अटेंड करना है। फिर आप ऐसा नहीं सोच सकते 2 दिन के बाद वो पीएमआई वाला आता है ना, एक काम करते हैं हम पूरा बटन बना के पहले रेडी रखते हैं, उसके बाद में सबका पीएमआई एक साथ में करते हैं। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं एक्सेप्ट है। क्यों? क्योंकि केमिकल रिएक्शन हो सकता है, एटमॉस्फेरिक से वहां पे प्रॉब्लम हो सकता है, एटमॉस्फेरिक का हाइड्रोजन वहां पे बैठ सकता है, रस्टिंग हो सकता है, रस्टिंग की वजह से एफईबी दिखा सकता है। इसके लिए यहाँ पे प्रायर टू द वेल्डिंग क्लियर वर्ड लिखा है, प्रायर टू द वेल्डिंग, इमीडिएटली प्रायर टू द वेल्डिंग। आप जैसे ही बटन टेस्ट पीस मारते हैं तुरंत आपको पीएमआई चेक करना है। ओके, कभी कभी क्या होता है पीएमआई है ना, जनरली इन केस वेयर द पीएमआई टेस्टिंग ऑफ द कंप्लीटेड वेल्ड इज नॉट पॉसिबल बिकॉज द जियोमेट्री। कभी कभी स्मॉल फिलेट होता है, तो फिलेट में एकदम स्मॉल जहां पे हमारा मशीन घुस नहीं सकता है, वैसी कंडीशन में हमको पीएमआई के बारे में क्या डिस्कस करना है उसके बारे में बात है। इन केस वेयर द पीएमआई टेस्टिंग ऑफ द कंप्लीटेड वेल्ड इज नॉट पॉसिबल बिकॉज इन जियोमेट्री स्मॉल फिलेट साइज हो सकता है, नैरो रूट बीड हो सकता है, उस टाइम पे पीएमआई टेस्टिंग ऑफ द फिलर मेटल लॉट एंड विजुअल इंस्पेक्शन इलेक्ट्रोड डिस्क्राइब 7.7 टू 7.73 एक्सेप्टेबल सब्सटीट्यूटेड कंप्लीटेड वेल्ड। तो उसके लिए आपको फिर कलर कोडिंग देखना पड़ेगा, उसके लिए आपको प्रॉपर इलेक्ट्रोड यूज किया हुआ है कि नहीं किया। देखो हमको पता है कि ये जॉइंट अभी फिलेट वेल्ड स्टार्ट होने वाला है, वहां पे हम पीएमआई पॉसिबल नहीं है, तो वहां पे आपको इंस्पेक्टर को खड़ा रह के विटनेस करना है। ऐसा नहीं कि चल तू मार देना, वेल्डर को बोल देगा टेलीफोन में, फोन में, मोबाइल में, तू मार दे यार मैं देख लेगा, कोई आएगा तो बोलने का मैं आया था और चेक करके गया, ऐसा नहीं। वैसी कंडीशन जहां पे आप पीएमआई चेक नहीं कर सकते हैं, जहां पे पॉसिबल नहीं है, जहां पे नैरो रूट बीड है, जहां पे फिलेट वेल्ड है, वहां पे आपको खड़ा रह के विटनेस करना है कि भाई वो इलेक्ट्रोड यूज कर रहा है, वो प्रॉपर यूज कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ओके, अभी पीएमआई प्रोसीजर के बारे में अभी डिस्कस करते हैं कि भाई इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर जो है वो फैब्रिकेटर है, वो एप्लीकेबल चले इंप्लीमेंट दिस रिटर्न प्रोसीजर। देखो जो इक्विपमेंट बनाता है वो, या फिर जो मैन्युफैक्चरर हमको वेसल देता है वो मैन्युफैक्चरर का जिम्मेदारी है पीएमआई करवाना। हम लोग तो स्कोप में लिख देंगे हमारा स्पेसिफिकेशन में कि हमको पीएमआई 10% इसका बोल्ट का, 10% इसका, 100% इसका, ऐसा करके हम स्पेसिफिकेशन में तो लिख देंगे, लेकिन मैन्युफैक्चरर है, फैब्रिकेटर है, वो टेबल के ऊपर जस्ट रिपोर्ट बना देगा तो हमको कैसे पता चलेगा? वो टेबल के ऊपर जस्ट ऐसा बोल देगा कि पीएमआई हो गया है तो हमको कैसे पता चलेगा?
इसके लिए भी एक मार्किंग एंड कलर कोडिंग आगे का सिस्टम है, वो मैं समझाएगा। लेकिन वो रिस्पॉन्सिबल कौन है? तो मैन्युफैक्चरर या फैब्रिकेटर रिस्पॉन्सिबल है पीएमआई प्रोसीजर कवर करना, पीएमआई टेस्टिंग एंड रिपोर्टिंग देना, सब चीज़ वही रिस्पॉन्सिबल है। Equipment manufacturer or fabricator as applicable shall ensure that the PMI is performed prior to the completion of the fielding in shop and site for the weld or field assembly not previously PMI tested। तो इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर या फैब्रिकेटर है, वो पीएमआई परफॉर्म करवाने का उसका जिम्मेदारी है, शॉप का हो या साइट का हो। वो पीएमआई ना हुआ हो तो उसका पीएमआई करवाने का जिम्मेदारी किसका है? फैब्रिकेटर एंड मैन्युफैक्चरर का। कभी कभी क्या होता है, नहीं करवाता है, चलो वो ऐसे ही भेज दिया, हमको पता चला तो हम एनसी मार सकते हैं। हमारे पास एनसीआर बहुत बड़ा हथियार है, ब्रह्मास्त्र है। वो ब्रह्मास्त्र का हम यूज कर सकते हैं कि भाई हम एनसी लगा सकते हैं, उसको एलबी लगा सकते हैं। देखो एनसीआर नॉन कन्फर्मेशन रिपोर्ट का मैं एक सेशन अलग से करेगा कि कब कब। देखो एनसी कोई एक स्मॉल चीज़ नहीं है, एनसी बोलने में तो एकदम सिंपल है। कोई एक ऑर्गेनाइजेशन को 5 से 6 बार एक ही प्रोजेक्ट और एक ही रीजन की वजह से एनसी पढ़ता है तो वो प्रोजेक्ट ब्लैकलिस्ट हो जाता है। लेकिन इंडिया में चलता है यार, कौन देखता है? तुमको मारना है तो मारो एनसी, मैं देख लगा, मैं कोई बात नहीं, तुमको ही क्लोज करना है ना, हमें क्या, बाढ़ में जाओ, ऐसा लोग सोचते हैं। लेकिन गल्फ में ऐसा नहीं है। गल्फ में आपका कंपनी है, आपके ऊपर वन टाइम एनसी लगा, आपने दूसरी बार ध्यान नहीं रखा, दूसरी बार सेम एनसी लगा, तीसरी बार ध्यान नहीं रखा, तीसरी बार सेम एनसी, चौथी बार और पांचवी बार आपकी कंपनी ब्लैकलिस्ट हो जाता है। आपको कभी भी कोई भी सऊदी में काम नहीं देगा, कभी भी कोई भी गल्फ कंट्री में काम नहीं देगा, पैसा ब्लैकलिस्ट हो जाता है। तो उसके बारे में मैं एक डिस्कस करेगा, एक अलग से सेशन करेगा एनसीआर के बारे में कि एनसीआर कब लगा सकते हैं, कब रिक्वायरमेंट रहता है तब हम एनसी लगा सकते हैं, कितना डेविएशन मेजर रहता है तब लगा सकते हैं, माइनर डेविएशन में लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते, मेजर में कितना मेजर में भी कितना मेजर है तब हम लगा सकते हैं। वो सब चीज़ पूरा हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, एनसी के बारे में। लेकिन अभी मैं कहना ये चाहता हूँ, अगर मैन्युफैक्चरर आपका मानता नहीं है तो आप एनसी लगा सकते हैं। ओके, यहाँ पे क्या लिखा है देखो, यहाँ पे इंडिया में यहाँ पे जनरली प्रॉब्लम होता है इसी की बात। पीएमआई टेस्टिंग शेल नॉट बी कंसिडर सब्सटीट्यूटेड और रिक्वायर्ड मटेरियल टेस्ट रिपोर्ट, एमटीआर मटेरियल टेस्ट रिपोर्ट। मटेरियल टेस्ट रिपोर्ट में लिखा है कि भाई ये ओके है, ये 316L ही है, उसका केमिकल कंपोजिशन सब लिखा है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि पीएमआई नहीं करना। वो एमटीआर दिखा देंगे, एमटीसी आप दिखा देंगे, मटेरियल टेस्ट सर्टिफिकेट दिखा देंगे कि सर वो तो 316L ही है, देख लो, तो पीएमआई करने का जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्लियर वर्ड लिखा देखो, पीएमआई टेस्टिंग शेल नॉट बी कंसिडर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द रिक्वायर्ड मटेरियल टेस्ट रिपोर्ट। मटेरियल टेस्ट रिपोर्ट में लिखा है कि भाई ज़रूरत नहीं है, ऐसा नहीं है। मटेरियल टेस्ट रिपोर्ट में भले ही लिखा है, लेकिन पीएमआई अलग चीज़ है, एमटीसी अलग चीज़ है। एमटीसी में दिखा के, आप पीओ में दिखा के फिर बोल देंगे कि सर मुझे पीएमआई करने का ज़रूरत नहीं है, वही मटेरियल है, मुझे पता है, देखो ये सर्टिफिकेट। अरे सर्टिफिकेट तुम्हारा है तो हार्ड कॉपी है, हमको प्रैक्टिकल कैसे पता चलेगा पीएमआई किया है कि नहीं किया? इसके लिए उन लोगों को अलग गिनना है, एमटीसी भी अलग, पीएमआई भी अलग। ओके, आगे बढ़ते हैं। MTC and MTR and welding with the approved welding process shall not be considered alternative PMI testing। इसको अल्टरनेटिव पीएमआई टेस्टिंग ऐसा गिनना नहीं है, आपको करना ही है। पीएमआई जरूरत है तो करना है। ओके सर, किसी का राहुल शिंदे जी, प्लीज सर आपका आवाज म्यूट कर दीजिए। ओके, मेथड देखो, पीएमआई के दो मेथड है, मैं आपको थोड़ा फोटोग्राफ दिखा देता हूं, तब आपको ज़्यादा थोड़ा आइडिया आएगा। अभी हमारा पीएमआई का शेड्यूल थोड़ा स्टार्ट हुआ, थोड़ा मुझे जो समझाना था उसी के बारे में। पीएमआई के दो मेथड है। पहला मेथड है एक्सरे इमिशन एनालिसिस, उसका दूसरा नाम है एक्सरे फ्लोरोसेंस और ऑप्टिकल इमिशन स्पेक्ट्रोग्राफ। ये जो हमारा हैंड टूल वाला है, इसको बोलते हैं एक्सरे इमिशन एनालिसिस। दो टाइप के पीएमआई हमारा इंडस्ट्री में यूज होता है। इंडिया में जनरली एक्सरे इमिशन एनालाइजर, यही जो मैं दिखाया है वही यूज होता है, लेकिन गल्फ कंट्री में मोस्टली, यहाँ पे मैं एक दूसरा दिखाता हूँ, वो यूज होता है ऑप्टिकल इमिशन। ओके, दो टाइप के पीएमआई मेथड है, दोनों टाइप में क्या फ़र्क है? द प्राइमरी एक्सेप्टेबल मेथड इज एक्सरे इमिशन एनालिसिस also known एक्सरे फ्लोरोसेंट एनालिसिस विच कैलिब्रेटेड पोर्टेबल इंस्ट्रूमेंट। एकदम पोर्टेबल गन जैसा है, अभी मैं दिखा रहा हूँ वापस वही, ठीक है। ये जो है वो
एक्सरे फ्लोरोसेंट एक्सरे इमिशन एनालाइजर, ऐसा करके ये पीएमआई आता है जो जनरल हम लाइफ में यूज़ करते हैं वो। लेकिन ये पीएमआई में प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि हमने ऊपर पहले डिस्कस किया कि भाई कुछ चीज़ है, लो कार्बन स्टील है, लो कार्बन स्टेनलेस स्टील है, उसमें हमको कार्बन भी देखना ज़रूरी है। लेकिन ये प्रॉब्लम ये है कि इसमें हम कार्बन नहीं देख सकते। इसमें बिकॉज ऑफ दिस इनहेरेंट लिमिटेशन सम एक्सरे XRF एनालाइजर इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डिटेक्ट द ऑल एलिमेंट। सभी डिटेक्ट इसमें नहीं होगा मेरे भाई। यहाँ पे जो हमारा मेन एलिमेंट है वो ही डिटेक्ट होगा। कुछ एलिमेंट हमको चाहिए, जैसे कि लो कार्बन स्टेनलेस स्टील का हमको कार्बन भी चाहिए, तो वो डिटेक्ट नहीं करेगा। कौन कौन से डिटेक्ट नहीं करेगा? स्टेनलेस स्टील का सल्फर है वो, कार्बन है वो, या सल्फर से लो अलॉय वेट जिसका है वो। यहाँ पे देखिए क्लियर लिखा है, Mg डिटेक्ट नहीं करेगा, एल्यूमिनियम डिटेक्ट नहीं करेगा, सिलिकॉन नहीं करेगा, फॉस्फोरस, सल्फर और सल्फर, इतने जो एलिमेंट है वो XRF में नहीं दिखाएंगे। ठीक है, अगर आप 304 की बात करते हैं तो उसमें आप XRF यूज़ कर सकते हैं, लेकिन 304L है, 304H है, तो उसमें आप XRF यूज़ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपको तो कार्बन चाहिए मेरे भाई, आपको तो सल्फर चाहिए, आपको ये जितना मैं हाईलाइट किया हुआ है वो इम्प्यूरिटीज है, वो हमारे मेटल में जितना कम है उतना अच्छा है। ठीक है, ओके। तो उसके लिए क्या है कि ऑप्टिकल इमिशन स्पेक्ट्रोग्राफ में बी यूज्ड टू चेक द ऑल रिक्वायर्ड एलिमेंट इंक्लूडिंग कार्बन। इसके लिए हम लोगों को जनरली क्या होता है, ऐसा एक पीएमआई मशीन यूज करते हैं हम। ये बहुत महंगा आता है, ये जनरली अगर हम देखने जाए तो इसका कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा है, 35 लाख से भी ज़्यादा है। ये पोर्टेबल नहीं है, ये जहाँ तहाँ आप घुमा सकते हैं, सभी जगह पे रैक के अंदर ऊपर नीचे ले सकते हैं, ऐसा नहीं है। इसको थोड़ा हैंडल करना मुश्किल है। ठीक है, इसके लिए जनरली हम इसको ग्राउंड फ्लोर लेवल पे रहता है उसी का, या इलेक्ट्रोड हमको इंस्पेक्शन करना है उसका, ज़मीन पे ऊपर जितना जितना पोर्टेबल है, जहाँ पे पॉसिबल है वहाँ पे ही यही पीएमआई हम यूज़ करते हैं। लेकिन जनरली हम गन वाला यूज़ करते हैं, लेकिन गन वाला हर बार ज़रूरी नहीं है। गल्फ कंट्री में तो मोस्ट ऑफ जगह ये ऊपर भी ले जाते हैं ये पीएमआई मशीन को, तो आपको ये मशीन यूज़ करना चाहिए। इंडिया में भी कुछ कंपनियां हैं वो यूज़ करती है, जैसे कि थर्मेक्स है। कभी कभी रिक्वायरमेंट क्लाइंट का है कि हमको कार्बन भी देखना है, तब वो भी कभी कभी ये मशीन यूज़ करती है ऑप्टिकल इमिशन स्पेक्ट्रोग्राफ का। ओके, लेकिन ऑप्टिकल इमिशन स्पेक्ट्रोग्राफ का प्रॉब्लम ये है, वो हॉट वर्क परमिशन लेना पड़ेगा आपको। क्यों? क्योंकि वो एक आर्क स्ट्राइक होता है ना, वैसा आवाज़ आता है, और आपका मेटल है वहाँ पे थोड़ा सा एक डॉट जैसा बन जाता है। इसको आपको फिर ग्राइंडिंग करके रिमूव करना पड़ता है। आर्क स्ट्राइक को जैसे हम ग्राइंडिंग करके रिमूव करते हैं, वैसे इसको भी हमको ग्राइंडिंग करके रिमूव करना पड़ता है, वैसा है। और इसके लिए हमको हॉट वर्क परमिट लेना पड़ेगा। अगल बगल में आप वहाँ पे जहाँ पे एमोनिया घूम रहा है, जहाँ पे नाइट्रोजन घूम रहा है, जहाँ पे सीएनजी घूम रहा है, वैसी एरिया में ये मशीन को हम यूज़ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये इसमें आर्क प्रोड्यूस होता है। आर्क प्रोड्यूस, और कैसा आवाज़ आएगा, एक हम लोग जैसे ही हम आर्क वेल्डिंग मारते हैं तो हमने देखा होगा कितना मस्त आवाज़ आता है, वैसा ही आवाज़ आएगा, सेम टू सेम वैसा आवाज़। आर्क छोटा रहेगा, लेकिन हम SMAW मारते हैं तो बड़ा आवाज़ आता है और धुआं निकलता है। इसमें धुआं वगैरह कुछ नहीं निकलेगा, लेकिन जस्ट थोड़ा आवाज़ आएगा, और आवाज़ में स्ट्राइक होगा, आर्क स्ट्राइक होगा। बर्न डैमेज जो रहता है उसका रिजल्ट ये है कि हमको फिर ग्राइंडिंग करके रिमूव करना है। ओके, लेकिन कुछ XRF अभी थोड़ा इनोवेशन हुआ है, उसमें भी कुछ एलिमेंट ये है वो कुछ दिखाता है, लेकिन उसका भी प्राइस बहुत है, 15 लाख से ज़्यादा है। ठीक है, और हमारा ये जो जनरल वाला XRF है उसका प्राइस जनरली 5 से 6 लाख में अभी जनरली मिल जाता है, मार्केट में अवेलेबल है। ओके, ये बात हो गया हमारा पीएमआई मशीन का। तो अभी मैं दिखाता हूँ एक हमारा टेबल। हाँ, ये टेबल में हमने क्लियर बात किया कि भाई लो एंड हाई कार्बन स्टेनलेस स्टील जो है उसमें तो हमको कार्बन भी देखना कंपलसरी है, वेरीफाई करना। तब हम कैसे चेक करेंगे? तब हमको ऑप्टिकल इमिशन स्पेक्ट्रोग्राफ से ही यूज़ करना पड़ेगा। बाकी सब में ठीक है, यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, लेकिन ये लास्ट वाले में फिर हम देख नहीं सकते। तो ये निकल बेस अलॉय जो है वो, और हमारा लो हाइड्रोजन कार्बन स्टील जो है वो,
उसमें हमको क्रोम, निकल, मोली एंड कार्बन भी ज़रूरत है, लेकिन ये XRF में कार्बन नहीं दिखाने की वजह से ऑप्टिकल इमिशन हम जनरली यूज़ करते हैं। ओके, अभी हम आगे बढ़ते हैं, इसमें ज़्यादा हो गया। XRF में प्रॉब्लम ये है कि हमको थोड़ा फिनिशिंग चाहिए, ग्राइंडिंग फिनिश करके तभी, सॉरी XRF में नहीं, ये ऑप्टिकल इमिशन में हमको थोड़ा ज़्यादा फिनिशिंग चाहिए और फिनिशिंग वाला ही हम यूज़ कर सकते हैं। फिनिशिंग करने के बाद ही हम PMI यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि कुछ ऑयल, डस्ट, रस्ट वैसा सब चीज़ रहेगा दोनों PMI में, तब हम प्रॉपर तरीके से हमको एलिमेंट जो दिखता है वो हम चेक नहीं कर सकते हैं। एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया। अभी मैं सेक्शन 2C अगेन निकलता हूँ। सेक्शन 2C में कभी कभी क्या होता है कि वहाँ पे केमिकल कंपोजिशन लिखा रहता है, ठीक है, कि भाई कार्बन इतना, मोली इतना, मैंगनीज इतना, सल्फर, फास्फोरस, ये सब चीज़ इतना इतना होना चाहिए, वो सब चीज़ लिखा रहता है। लेकिन कभी कभी लोग एग्जैक्ट बाउंड्री पे आते हैं, मुझे बहुत सारे ऐसे कॉल आते हैं कि भाई हम लोग एग्जैक्ट बाउंड्री पे आए या उससे थोड़ा ज़्यादा आया तो हम क्या करें, तो उसी की हम बात करता हूँ। चलो, ये एक केमिकल कंपोजिशन है एग्जाम्पल के तौर पे, एक में कोई ये मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ना, वो दिख रहा है ना। चलो, एक एग्जाम्पल के तौर पे ऐसा है, अरे यार ऐसा क्यों हाईलाइट क्यों नहीं हो रहा, हाँ अभी हुआ, देख रहे हैं। उसमें आप देख सकते हैं कि भाई सल्फर है 0.025 है, देख रहे हैं आप, ये जो सल्फर है 0.025 है, लेकिन आपको 0.06 आया, तो आपको रिजेक्ट एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। यहाँ पे जो सिंगल वैल्यू दिया गया है वो मैक्सिमम वैल्यू है, यहाँ पे जो डेविएशन वाला है 0.40, सिलिकॉन जो है 0.40 टू 0.70, तो वो तो बीच में एक बीच वाला दिया है कि उसके बीच में आना चाहिए, ठीक है, लेकिन ये सिंगल वैल्यू है, वो मैक्सिमम वैल्यू है, उससे ज़्यादा आप नहीं ले सकते हैं। उससे कम रहेगा तो वेल एंड गुड, एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि सल्फर, चलो यहाँ पे 0.025 है, उसकी जगह आपको 0.026 मिला, तब आपको एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना है। तो अगर देखिए, बेस मेटल का अगर आप PMI कर रहे हैं तो प्लस और माइनस 10% तक आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। अगर आप वेल मेटल का PMI कर रहे हैं तब आपको प्लस और माइनस 12.5% आप PMI एक्सेप्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक कैलकुलेटर से आपको समझाता हूं, तब आपको ज़्यादा आइडिया आएगा। एक छोटा सा कैलकुलेशन देखो, आपको बहुत सारा समझ में आ जाएगा कि हाँ ऐसा होता है। देखो 0.025 था, 0.025 आपका आया 0.026, एग्जाम्पल के तौर पे समझो, यहाँ पे मैं जो दिखा रहा हूँ वो 0.025 सल्फर था, लेकिन आपको आया 0.26, आपको एक्सेप्ट करना है कि रिजेक्ट करना है। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, देखिए फॉस्फोरस या सल्फर 0.025 आपके कोड में दिया गया है, लेकिन आपको आया 0.026, तो आपको यहाँ पे क्या है 0.025 इंटू प्लस और माइनस 12.5, मतलब 12.5 आप करते हैं, तब आपका इक्वल टू कितना आया 0. डिवाइड बाय 100, आपको डिवाइड बाय 100 भी करना है ना, तो आपको आया 0.03125, 0.03125, तो अभी आपका 0.0031 ऐसा था, मुझे पता नहीं है, चलो इतना था, आया था, ठीक है। उसमें आपको प्लस करना है 0.025, तो इतना तक आप एक्सेप्ट ले सकते हैं। समझ रहे हैं ना बात कि नहीं समझ रहे? सॉरी सॉरी सॉरी, 0. यहाँ पे 25 करना था ना, 0.031, एक मिनट, 0.0031 प्लस 0.025 ऐसा करना था, तब आपको आया 0.028 तक आप एक्सेप्ट ले, तो आपका आया था 0.026 आया था, तब आप एक्सेप्ट ले सकते हैं। भाई समझ में आ रहा है यार, ऊपर से ही जा रहा है।
आपको मतलब मेरा ये है कि प्लस और माइनस 12.5% वेल्ड मेटल में एक्सेप्ट करना है, अगर बेस मेटल है तो प्लस और माइनस 10% आपको एक्सेप्ट करना है। ये रूल्स है, कहाँ लिखा है? एएसटीएम में लिखा है। आप एएसटीएम आप खोलेंगे तब आपको ज़्यादा समझ में ज़्यादा आइडिया आएगा। बहुत सारे लोग ऐसा कंप्लेन करते हैं कि मुझे एग्जैक्ट बाउंड्री पे आया, एग्जैक्ट बाउंड्री से थोड़ा ज़्यादा आया, तब आप उसका कैलकुलेशन करना है आपको। वो कैलकुलेशन में आपको बेस मेटल है तो प्लस और माइनस 10%, अगर वेल्ड मेटल है तो प्लस और माइनस 12.5%। यहाँ पे इलेक्ट्रोड था वो वेल्ड मेटल था, इसी की वजह से हमने प्लस और माइनस 12.5% किया। ओके, रिजेक्शन प्रोसीजर। रिजेक्शन होता है तो क्या करना है? तो सबसे पहले आपका कोई भी पीएमआई जब रिजेक्ट होता है तब आपको लेबोरेटरी में भी आप चेक करने के लिए उसका कुछ पार्ट कट करके लेबोरेटरी में भी भेज सकते हैं। वो मस्ट वेरीफाई करना है आपको। इंडिपेंडेंट लेबोरेटरी मस्ट बी एक्सेप्टेड, तब आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, वरना नहीं। ओके, दूसरी बात, चलो आपको पता चला कि यहाँ पे कार्बन स्टेनलेस स्टील का लगाना था, कार्बन स्टील का लगा दिया, फिर आपको काट के निकालना है। निकालने के बाद फिर वहाँ पे दूसरा लगाना है। लगाने के बाद उसी जैसा जितना भी प्रोजेक्ट में था वो सब चेक करना है आपको, ठीक है? वो भी यहाँ पे लिखा है, आप ज़्यादा डेप्थ में जाएंगे तो पता चल जाएगा। इफ़ एनी कंपोनेंट और वेल्ड इज फाउंड अनएक्सेप्टेबल, इट इज शेल बी रिप्लेस्ड एंड द रिप्लेसमेंट शेल बी अलॉय वेरीफाइड अकॉर्डेंस विद दिस स्टैंडर्ड। वापस हमको वेरीफाई करना है। प्रोसीजर शेल बी in place to ensure that the rejection component are segregated and properly identified, prevent the reuse। कभी कभी क्या होता है, बड़ा सा एल्बो है अलॉय स्टील का, समझो वहां पे एसएस लगाना था लेकिन अलॉय स्टील का गलती से लगा दिया, तो वो एल्बो फिर हमको रिजेक्ट कर देना है, स्क्रैप में डाल देना है? ऐसा नहीं, आपको रीयूज करना है। तो काट के अच्छी तरह से फिनिश करके फिर उसमें कलर कोडिंग करके अलग से रख दो, फिर आप रीयूज कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप 2 इंच से बिलो का कुछ भी मटेरियल रिजेक्ट होता है तब आपको एज पर प्रोसीजर में लिखा है वैसे जाना है। जनरली 2 इंच से बिलो का कुछ भी रिजेक्ट होता है तो हम उसको काट के फेंक देते हैं, उसका फिर रीयूज नहीं करते हैं, ठीक है? 2 इंच से बिलो की मैं बात कर रहा हूँ। ओके, आगे बढ़ते हैं। इफ वन ऑफ द ट्यूब इन हीट एक्सचेंजर, हीट एक्सचेंजर में कभी समझो ट्यूब में कुछ रिपेयर आया, वन ऑफ द ट्यूब ऑफ हीट एक्सचेंजर और बॉयलर फाउंड अनएक्सेप्टेबल, तो ऑल रिमेनिंग ट्यूब ऑफ पर्टिकुलर अलॉय शेल बी टेस्टेड इन इंडिविजुअल इक्विपमेंट। इट ऑल्सो अप्लाई तो वेल्ड मेटल, वेल्ड मेटल भी आपको वापस चेक करना है और पूरा ट्यूब, उसमें जितना भी ट्यूब लगा है वो सब चीज वापस चेक करना है। पीएमआई कोई भी एक ट्यूब रिजेक्ट होता है हीट एक्सचेंजर में या बॉयलर में, तब मैं बात कर रहा हूँ। ओके, आगे बढ़ते हैं। और rejected tube shall be replaced 100% of the replacement tube shall be PMI tested in accordance with this standard। वापस आपको PMI टेस्ट करना है। रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट आपको विथ इन 2 वीक के अंदर आपको जनरली रिकॉर्ड देना है। ओके, ठीक है? ये मैं पढ़ेगा तो बहुत टाइम ज़्यादा चला जाएगा, इसके लिए मैं जल्दी बोलता हूँ। इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन में थोड़ा बहुत कर लेते हैं। द रिस्पॉन्सिबल इंस्पेक्शन ऑर्गेनाइजेशन शेल एंश्योर द वेरीफाई द अलॉय मटेरियल हैज बीन वेरीफाई, पीएमआई टेस्टेड इज रिक्वायर्ड। अलॉय मटेरियल को आपको 100% चेक करना ही है। वो कौन है? इंस्पेक्शन ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप थर्ड पार्टी इंस्पेक्टर है, थर्ड पार्टी आपका टीयूई है, थर्ड पार्टी आपका एचजीएस है, थर्ड पार्टी आपका आईसीएस है, थर्ड पार्टी आपका लिंडे है, तब आपको जनरली रिस्पॉन्सिबल आपका ऑर्गेनाइजेशन रहेगा, इंस्पेक्शन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है? ओके, आगे बढ़ते हैं। During repair or alternative material required in PMI tested and responsible inspection organ verify correct composition and shop and field। ठीक है, वो आप आपके डिसाइड लेना, आपका मटेरियल के ऊपर डिपेंड है, आपके ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर डिपेंड है। मेकिंग द कलर कोडिंग, कलर कोडिंग कैसा करना है और पीएमआई वेरीफाई मार्किंग, मार्किंग कैसे पीएमआई करना है। जब आपका पीएमआई ओके है तब आपको क्या करना है, पीएमआई ओके ऐसा लिखना है, राउंड मारना है। तो सब चीज हम देखते हैं कैसा कैसा। पेंट मार्किंग शेल बी डन विथ वाटर इनसोल्यूबल मटेरियल। देखो वहां पे क्लियर वर्ड लिखा, वाटर इनसोल्यूबल। पानी ऊपर डालते, आपने पेंट मार दिया, थोड़ा बहुत कलर कोडिंग कर दिया, फिर ऊपर पानी गिरा या बारिश हुआ तो फिर वो पेंट या कलर कोडिंग निकल जाएगा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका कलर कोडिंग होना चाहिए। देखो ये मैं जो बात कर रहा हूँ ना, एकदम स्टैंडर्ड बात कर रहा हूँ। इंडिया में तो ये सब चीज़ फॉलो ही नहीं होता है। इंडिया में तो अलॉय स्टील का कलर कोडिंग भी नहीं होता है। एक्चुअली जॉब के अंदर लगा फिर भी कलर कोडिंग, ऑन आपका मटेरियल जो आपके स्टोर में आया तब भी कलर कोडिंग। कलर कोडिंग तो होना ही चाहिए।
पेंट मार्किंग तो होना ही चाहिए, स्टैंपिंग तो आपका होना ही चाहिए, लेकिन नहीं होता है यहाँ पे, तो आपको ये सब चीज़ कवर करना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। पेंटिंग मार्किंग शेल बी डन विथ वाटर insoluble मटेरियल that contain no substance that harmful affect the metal at ambient elevated temperature। अगर ऐसा आपने यूज किया तब क्या होगा, मैं आपको वो बोल रहा हूँ। देखो, इन पर्टिकुलर मार्किंग मटेरियल शेल बी फ्री फ्रॉम लीड, सल्फर, जिंक, क्लेडमियम, मर्क्यूरी, क्लोरीन एंड अदर हेलोजेंस। एग्जाम्पल के तौर पे आपके पास 316L का मटेरियल था, समझो, आप उसमें कलर कोडिंग करने गए, वो कलर कोडिंग जनरली आपने चीला चालू मार्केट से लेके, येलो कलर उसमें होता है, तो चीला चालू मार्केट से येलो कलर वहाँ पे लगा दिया फ्लेंज के ऊपर कि भाई चलो यहाँ पे फ्लेंज में मैं येलो कलर लगा देता हूँ, मार्केट से येलो कलर लेके आया हूँ, तो ये सब चीज़ नहीं चलेगा। वो जो आपका कलर कोडिंग लगाने वाले हैं उसमें सल्फर नहीं होना चाहिए, उसमें जिंक नहीं होना चाहिए, उसमें क्लेडियम में नहीं होना चाहिए, उसमें मर्क्यूरी नहीं होना चाहिए, उसमें क्लोरीन नहीं होना चाहिए, और हेलोजीनियस कोई भी मटेरियल नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि क्रोमियम है, वो क्रोमियम सल्फाइड बना देगा। अगर वहां पे आपने कलर कोडिंग किया तो क्रोमियम सल्फाइड लगा देगा, बना देगा, और पपड़ी बन जाएगा। क्रोमियम जिंकाइड बना देगा, क्रोमियम क्लेडमाइड, क्रोमियम मर्क्यूराइड, क्रोमियम क्लोराइड, या फिर क्रोमियम हेलोजनाइड, कोई भी चीज बना देगा, तो हमारा मटेरियल में से वो पपड़ी बन के क्रोमियम निकल जाएगा। क्रोमियम निकल गया तो प्रॉब्लम ये हुआ हमारा कि हमारे मटेरियल में से क्रोमियम चला जाने की वजह से हमारा रेजिस्टेंस जो होना था, कोरोजन रेजिस्टेंस, अब नहीं होगा। अब हमारा एटमॉस्फेयर की उसके ऊपर इफेक्ट करना स्टार्ट होगा और रस्टिंग होगा। रस्टिंग होते होते फिर तुरंत वो खत्म हो जाएगा और वहां से ब्लास्ट हो जाएगा। तो इसी की वजह से कलर कोडिंग जो है वो सल्फाइड, जिंकाइड, क्लेमाइड एंड ये सब चीज उसमें नहीं होना चाहिए। ऑल कंपोनेंट एंड वेल दैट फाउंड अनएक्सेप्टेबल मार्क्ड इमीडिएटली विथ सर्कल एक्स। एक्स करना है, आपको पता चला कि यहाँ पे ये अनएक्सेप्टेबल है, ये फ्लैंज गलत लगाया है, ये एल्बो गलत लगाया है, ये हमारा फिटिंग गलत है, तब आपको वहां पे क्रॉस करना है और उसके ऊपर राउंड मारना है, रेड क्रॉस करना है। देखो यहाँ पे क्लियर वर्ड है, रेड क्रॉस, ठीक है, ऐसा करना है। ऑल वेरिफिकेशन मटेरियल विद द एक्सेप्टेबल एनालाइज मार्क्ड विथ लेटर पीएमआई। लेटर पीएमआई से आपको मार्क करना है, या लो ट्रेस स्टैम्प से आपको स्टैंपिंग करना है, या फिर यूज द सीरीज ऑफ द डॉटेड राउंडेड इंडेंटर लेटर से आपको वो करना है। लो ट्रेस स्टैम्प नहीं है तो आपको डॉटेड इंडेंटर से आपको डॉटेड करना है, या फिर आपको पेंसिल से, पेंसिल वाइब्रेटर पेंसिल आता है, बहुत सारे यहाँ पे यूज नहीं होता है, लेकिन गल्फ में वो ज़्यादा यूज होता है पेंसिल, वाइब्रेटिंग पेंसिल। वो वहाँ पे ऊपर चलाएंगे ना तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे लिख जाएगा, कुछ भी मटेरियल में भी प्रॉब्लम नहीं होगा। आपने देखा होगा स्टेनलेस स्टील में ब्लैक कलर का बहुत लंबा सा मार्किंग लिखा होता रहता है, पता है, वही है वाइब्रेशन पेंसिल, आप ऐसा समझ लीजिए। ओके, पाइप रहता है तो पाइप में मार्क आपको 75 mm दो बोथ एंड में, पाइप में बोथ एंड में 75 mm में आपको मार्किंग करना है। और अगर वेल्ड है तो वेल्ड का एडजेसेंट आपको वेल्ड मार्क है वहां पे आपको मार्किंग करना है। फोर्ज एंड फिटिंग्स है तो उसमें एडजेसेंट मैन्युफैक्चरर जहां पे मार्किंग किया हुआ है वहां पे करना है। वाल्व है तो वाल्व की जहां पे बॉडी पे मैन्युफैक्चरर ने मार्किंग किया है वहां पे आपको पीएमआई का मार्किंग करना है। कास्टिंग है तो कास्टिंग का जहां पे मैन्युफैक्चरर में मार्किंग किया वहां पे। और प्लेट है तो प्लेट में दोनों एडजेसेंट जो प्लेट का प्लेट है उसके 75 mm इनसाइड में आपको मार्किंग, सॉरी आउटसाइड में आपको मार्किंग करना है। फिर अगर प्लेट वेसल के लिए यूज कर रहे हैं फिर वो इनसाइड में वो मार्किंग चला जाएगा, ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको आउटसाइड में मार्किंग करना है प्लेट के 75 mm दूर। ओके, स्टेंसलिंग, टेंसलिंग भी आप कर सकते हैं या फिर आप 300 mm ईच साइड में ट्यूब में भी आप कर सकते हैं। ओके, दूसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट, 300 सीरीज जो स्टेनलेस स्टील है, 304, 316, 310, 318, सॉरी 318 तो नहीं आता है लेकिन 347 ऐसा करके बहुत सारे 300 सीरीज है जो टेम्परेचर है हमारा 482 सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर में काम करता है। उसमें स्ट्रेस एजिंग करना है और वो भी आपको आपका क्लाइंट बोलता है वैसे आपको फॉलो करना है। ओके, कलर कोडिंग भी जनरली आपको करना ही है, इसमें आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है।
कलर कोडिंग बहुत सारे लोग कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं कलर कोडिंग का, कलर कोडिंग चलता है वर्ड की वजह से हमको बहुत प्रॉब्लम होता है, ये सब चीज़ हमको नहीं करना चाहिए। तो आशा करता हूँ आपको ये सेशन समझ में आया होगा। अभी हम क्वेश्चन आंसर का फील्ड दे रहे हैं, तो आप एक फंडा याद रखिए, किस में क्या चेक करना है, वो मिनिमम एलिमेंट यहाँ पे टेबल में दिखाया वही आपको फॉलो करना है। अभी क्वेश्चन आंसर के लिए मैं छोड़ रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, तो प्लीज़ सर जिसको भी क्वेश्चन है, जिसको भी प्रॉब्लम है, वो देखो डेप्थ में समझाने के लिए मैं इसमें 6-6 घंटा भी निकाल सकता हूँ, एक एक चीज़, क्रोमियम मोलिब्डेनियम कहाँ यूज होता है मटेरियल वैसा करके, स्टेबिलाइज्ड स्टेनलेस स्टील कहाँ यूज होता है वैसा करके पूरा समझाता हूँ, लेकिन इतना हमको टाइम नहीं है। मैं जस्ट पीएमआई समझाना चाहता था, 2 टाइप के पीएमआई, एक्सरे फ्लोरोसेंट और ऑप्टिकल इमिशन। जो ऑप्टिकल इमिशन है वो कार्बन और सल्फर सब चीज़ दिखाता है, लेकिन एक्सआरएफ है वो गन वाला हमारा जो जनरल यूज होता है, वो हमारा सल्फर से लो उसका जिसका वेट है वो सब चीज़ दिखाता नहीं है। एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया बेस मेटल है, तो बेस मेटल का हमें सेक्शन 2 ये खोलना है, उसमें जो दिखाया है उससे प्लस और माइनस 10% तक आप एक्सेप्ट ले सकते हैं। अगल बगल में आप गए तो अगर आपका बेस मेटल की जगह वेल्ड मेटल है तो सेक्शन 2C खोल के आप वो केमिकल कंपोजिशन देखना है, उससे अगर थोड़ा ज़्यादा है तो आपको प्लस और माइनस 12.5% गिन